अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी 11th वेस्ट हो चुकी है तो रुक जाओ। अभी भी वक्त है और 12th स्टार्ट होने से पहले तुम 11th के सारे बैकलॉग्स खत्म करके एक अच्छा स्टार्ट कर सकते हो 12th के अंदर। और इसी चीज में तुम्हारी हेल्प करने के लिए फिजिक्स में मैंने ये सीरीज बनाई है फास्ट ट्रैक जे 2.0। इस सीरीज के अंदर हम तुम्हारी 11th का पूरा बैकलॉग खत्म करेंगे 12th स्टार्ट होने से पहले। और इतना ही नहीं, हर टॉपिक को हम जीरो से उठा के अप टू एडवांस लेवल प्रिपेयर करने वाले हैं ताकि तुम्हें कहीं और ना जाना पड़े दोबारा। और तुम देखोगे कि तुम वीडियोस के एंड में खुद एरोडोव लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे होगे और हम एरोडोव के बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस वीडियो सीरीज के अंदर लेने भी वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें एरोडोव के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी इसके अंदर दिखने वाले हैं। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो आज हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो इससे पहले हमने जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया जो जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ। तो हेड डाल सकते हो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स तुम भी जानते हो कि उनके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सारा हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो उसको दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो तुम्हें ऑलरेडी देखा हुआ होना चाहिए, तब तुम आज का लेक्चर समझ पाओगे, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, है ना, जो कि कुछ इस तरीके का है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मान लो, ठीक है, ए लेंथ का, इस तरीके का। तो ये हो गया। दूसरा वेक्टर मेरे पास बी बार, जो कि कुछ इस तरीके का है। मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल से इस तरीके से 30 डिग्रीज पर है, ठीक है, और इसकी लेंथ है बी। और मुझसे पूछ लिया कि भाई बताओ ए बार प्लस बी बार कितना होगा, ठीक है, या ए बार प्लस बी बार का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ए बार प्लस बी बार यानी कि ए वेक्टर में मुझे बी वेक्टर ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन वेक्टर्स को इस तरीके से कुछ अरेंज करते हैं कि एक के हेड से दूसरे के टेल को अटैच करते हैं। जैसे कि तुमने अभी पिछले लेक्चर में हमने एंगल की बात की, तो मैं बोला था या तो दोनों के हेड अटैच कर दो या तो दोनों के टेल अटैच कर दो। तो एंगल के टाइम हम ऐसा करते हैं, या तो दोनों के टेल अटैच कर दो या दोनों के हेड अटैच कर दो, फिर उनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बट अब हमें ऐड करना है तो एक के हेड से दूसरे के टेल को अटैच करो। तो यानी कि अगर मुझे ए प्लस बी करना है तो मैं पहले बनाऊंगा ए वेक्टर इस तरीके से, फिर इसके हेड से मैं ड्रॉ करूंगा बी वेक्टर, और ऐसे जैसे बी की टेल इसके हेड से टच कर रही हो, तो ये रहा बी वेक्टर। और ये एंगल तुम्हें जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा 30 डिग्री है, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। एक के हेड से दूसरे के टेल को मैंने अटैच कर दिया। अब जब मैंने ये अरेंजमेंट बना लिया तो मेरा आंसर क्या होगा, जो पहले वाले का टेल था उससे मैं फाइनल वाले के हेड को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ए बार प्लस बी, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी हम आगे बात करने वाले हैं, बट अभी तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरीके से गिवन है, तो ए प्लस बी के लिए हमें क्या करना है, पहले ए को ड्रॉ करो, ठीक है, फिर ए के हेड से बी को ड्रॉ करो ऐसे कि बी की टेल ए के हेड को टच करे, ठीक है। तो ए और बी इस तरीके से तुम्हारे बन जाएंगे जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। और फिर फाइनली जब ये बन जाए फिर तुम्हें जो पहला वेक्टर था यानी कि यहाँ पर ए वेक्टर था, तो ए वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर यानी कि बी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देना है। तो वो जो वेक्टर बनेगा वो होगा तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसमें तुम ये भी कर सकते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर मैं इसको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बोल दूं, बात एक ही है, ठीक है। तो तुम इसमें ये भी कर सकते थे कि पहले बी वेक्टर बना लो इस तरीके से, है ना। ये मैंने बना लिया बी वेक्टर, जो कि तुम भी जानते हो कि ऐसे 30 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। अब फिर मैं बना दूं ऐसे ए वेक्टर, तो अभी भी मेरा आंसर ये बनेगा ये, ठीक है। मतलब पहले बी बनाया फिर उसके हेड से ए की टेल बनाई और ऐसे ए ड्रॉ किया। और बी प्लस ए क्या होगा, पहले वाले के टेल से आखिरी वाले का हेड, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस तरीके से भी मैं ए प्लस बी बना सकता हूँ, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है भाई। तो ये होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये तो हो गया कि कोई दो वेक्टर्स गिवन है तो उनको कैसे ऐड करना है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास एन वेक्टर्स हैं, एन वेक्टर्स हैं, है ना, ठीक है। जैसे 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, 6 वेक्टर, 10 वेक्टर, 1000 वेक्टर, कितने भी हो सकते हैं। लेट से मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 4 वेक्टर्स का एग्जांपल ले लूँ। 4 वेक्टर्स है ना। मेरे पास अगर 4 वेक्टर्स हैं ऐसे, ए बार, बी बार, सी बार और डी बार, ये 4 वेक्टर्स हैं और मुझे इन चारों को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले मैं ए बार बनाऊंगा, फिर लेट से ये है मेरा बी वेक्टर। मैं ऐसे बनाऊंगा कि पहले के हेड से दूसरे के टेल को ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, ठीक है।
ध्यान से देखना, एक काम करता हूँ, रुको, थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ तुमको, रुको। हम्म, एक मिनट रुको। ये चार पहले मैं वेक्टर्स बना लेता हूँ। लेट से मेरा जो ए बार वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, ये रहा ए वेक्टर, ठीक है। फिर मैं बनाऊंगा बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर ये रहा, ठीक है, जो कि यहाँ से लेट से कुछ एंगल बना रहा है 30 डिग्री टाइप का, ठीक है, ये। फिर मैं बनाऊंगा सी वेक्टर, सी वेक्टर लेट से कुछ ऐसा है, वर्टिकल एकदम, है ना, 90 डिग्री बनाता हुआ। और फिर मैं बनाऊंगा डी वेक्टर। डी वेक्टर कैसा बना लूँ, ऐसा बना लेता हूँ, ये बन गया डी वेक्टर, है ना, जो कि ऐसे 120 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बना रहा है। तो ये मेरे पास चार वेक्टर होगा, ए बी सी डी, ठीक है। अब मुझे पूछा गया कि तुम बताओ भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, या मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, एक ही बात है, ठीक है। तो मुझे इन चारों को अब ऐड करना है। तो मैं क्या करूं भाई, सबसे पहले वही स्टेप फॉलो करेंगे, कोई एक वेक्टर पकड़ लो, मैं किसी को भी बताता हूँ, मैं पहला ए बना रहा हूँ, फिर बी बनाऊंगा, फिर सी बनाऊंगा, फिर डी बनाऊंगा। बट तुम कुछ भी पहले बना सकते हो। तो लेट से मैं पहले ए बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, एक ड्रॉ करना है मेरे को, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ सीधे सीधे कॉपी करके। ये मैंने बनाया ए वेक्टर, पूरा नाम सही ही ले लेते हैं यार, है ना। हाँ ठीक है, चलो, ये बनाया मैंने ए वेक्टर, क्लियर। ये बन गया ए वेक्टर। अब मुझे बनाना है बी, क्योंकि इसमें मुझे बी ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बी उठा लेता हूँ। तो बी मैं कैसे बनाऊंगा, ए के हेड से अगले वाले का टेल, तो बी का टेल मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से, ये बना दिया मैंने, ठीक है। फिर मुझे बनाना पड़ेगा सी वेक्टर, है ना। सी वेक्टर कैसे बनाऊं, अब इसके अगले मतलब बी का जो हेड है, इससे सी का टेल ज्वाइन कर दूं ऐसे, ये बन गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी ये तुम्हारा बन चुका है। एक मिनट प्रॉपर बना देता हूँ ये, ठीक है। यार थोड़ा सा जगह और चाहिए होगी अपने को, नीचे कर लेते हैं इसको, है ना, यहाँ कर लेते हैं। और फिर डी वेक्टर भी ऐड करना, तो डी वेक्टर मैं यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, ठीक है, ये। तो मैं तो पेन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सी के हेड से डी की टेल ज्वाइन करूंगा, तो ये मेरा पूरा फाइनल अरेंजमेंट बन गया, ठीक। अब जो मेरा आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो पहले की टेल से आखिरी के हेड को इस तरीके से मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मेरा बन जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ठीक है। तो मतलब एक का पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करो, फिर उसके हेड से अगला वेक्टर ड्रॉ करो, सच दैट अगले की टेल और पहले का हेड और दूसरे का टेल ऐसे इस तरीके से टच कर रहे हो, ये। फिर जब ये बन जाए, फिर उसका अगला वेक्टर जो तुम्हें ऐड करना है वो लाओ, उसका टेल इस वाले वेक्टर के हेड से अटैच करके ऐसे बना लो। और फिर उसका अगला इस तरीके से टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड इस तरीके से अपने को ज्वाइन करते जाना है। और फाइनल आंसर तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहले वाले का हेड से आखिरी वाले का, सॉरी, सबसे पहले वाले का टेल से आखिरी वाले के हेड को ज्वाइन कर दो, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने ऐसे किया, पहले ए बनाया, फिर बी बनाया, फिर सी बनाया, फिर डी बनाया। बट मैं ऐसा भी कर सकता था, पहले ए बनाता, फिर सी बनाता, फिर डी बनाता, फिर बी बनाता, कुछ भी मैं अपने हिसाब से ले सकता था, जैसे मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ, ठीक है। यही वाला है ना, इसको उठाते हैं, देखना ध्यान से, थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करके समझाऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट था, इसमें मैंने क्या किया है, ए सबसे पहले बनाया, फिर बी बनाया, फिर सी बनाया, फिर डी बनाया। मैं करता हूँ ऐसा कि एक काम करता हूँ मैं यहाँ से, कि इस बी को हटाते हैं यहाँ से, है ना, देखना ध्यान से, बी को हटाते हैं और पहले सी बनाते हैं, ए के बाद सी बनाते हैं, ये रहा सी, ठीक है, इस तरीके से। एरो अपने आप बना देता हूँ मैं, यहाँ से एरो हट जाएगी, ठीक है। फिर मैं बी लाता हूँ, ए के बाद सी, फिर बी और फिर डी, देखो तब भी वही बनेगा तुम्हारा अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ए बनाया, फिर सी बनाया, फिर बी बनाया और फिर डी बना दिया, ठीक है। एक और देखो, इसी के बगल ये लाते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वही रहा, देखना ध्यान से। अब मैं क्या करूँ, ए के बाद डी बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, ए के बाद डी बनाता हूँ, तो ये डी मैं यहाँ ले आता हूँ ए के बाद, एक मिनट, सारे वेक्टर डालता हूँ, पहले इसको हटा दूँ यहाँ से, है ना। और ए के बाद मैं डी बनाता हूँ, ये रहा मेरा डी, ये रहा। एक मिनट, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये बन गया डी, ठीक है। डी के बाद मैं काम करता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ सी, ये रहा, ठीक है, ये बना है डी। पहले देखो, सबसे पहला बनाया मैंने ए वेक्टर, फिर मैंने बनाया डी वेक्टर, फिर मैंने बनाया यहाँ से सी वेक्टर। और अब मैं फाइनली बी वाले को यहाँ पे जोड़ दूंगा, तो फिर वहीं पहुंच रहा है, ये देख रहे हो। तो अब मैंने ए डी सी भी बना दिया। तो बेसिकली ये वाला क्या था, ये सिंपल था, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार।
ये वाला है ए बार प्लस सी बार प्लस बी बार प्लस डी बार, ये वाला ए बार प्लस डी बार प्लस सी बार प्लस बी बार। ऐसे कुछ भी कर सकते हो, कोई भी वेक्टर पहला दूसरा बनाओ, बस एक वेक्टर से मतलब जो पहला वेक्टर जहां खत्म करोगे उसके हेड से अगले की टेल ज्वाइन करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने ए के हेड से बी की टेल ज्वाइन करी है, ठीक है। इस वाले में मैंने ए के बाद सी बनाया तो ए के हेड से सी की टेल, और फिर सी के बाद बी बनाया तो सी के हेड से बी की टेल, ऐसे सो ऑन करते रहेंगे जितने भी वेक्टर्स हैं। ऐसे यहाँ पर ए के बाद डी फिर सी फिर बी, इस तरीके से। और अल्टीमेट रिजल्टेंट जो है तुम देख सकते हो वही आ रहा है, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो, ये सब में वही आएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल तुम्हें क्या फॉलो करना है मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ कि ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, है ना, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर उसमें से ड्रॉ कर लो। देन क्या करना है, पहले के हेड से सेकंड की टेल को अटैच करो, फिर सेकंड का हेड से थर्ड की टेल को अटैच करो, फिर थर्ड के हेड से फोर्थ की टेल को अटैच करो, सो ऑन अगर एन वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा एन वेक्टर्स के लिए करो। जैसे अब यहाँ पर हमने क्या कहते हैं 4 ही वेक्टर्स लिए हैं, तो थर्ड के हेड से फोर्थ की टेल, और फिर ये तुम्हारा पूरा अरेंजमेंट बन जाएगा जो मैंने ऊपर यहाँ पे बनाया है, ये देखो इस तरीके का, ठीक है। फिर फाइनली तुम्हें क्या करना है, आंसर जो तुम्हारा होगा वो होगा फर्स्ट का जो टेल था जहां से अपन ने शुरू किया था, जैसे ये देख सकते हो, ये से आखिरी वाले के हेड को ज्वाइन करना है, से लास्ट के हेड को ज्वाइन करना है, जो कि हमारे इस केस में फर्स्ट के टेल से फोर्थ के हेड को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो यही होगा तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और ऐसे ही तुम एन वेक्टर्स के लिए भी कर सकते हो। तो फॉर एन वेक्टर्स भी तुम ये कर सकते हो, फॉर एन वेक्टर्स ऑल्सो, है ना। क्या करना है, पहले ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, है ना, देन फर्स्ट के हेड से सेकंड की टेल को ज्वाइन करो, सेकंड के हेड से थर्ड की टेल को ज्वाइन करो, एंड सो ऑन एन माइनस वन जो वेक्टर होगा उसके हेड से एन की टेल को ज्वाइन करो, ठीक है, एन एच वेक्टर की। तो इस तरीके से तुम्हारे एन वेक्टर्स ड्रॉ हो जाएंगे। आंसर क्या होगा तुम्हारा, फर्स्ट के सॉरी फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दो, तो दिस इज योर आंसर वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से तुम एन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर लॉ को हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तरीके से तुम एन वेक्टर्स को बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर वेक्टर्स तुम्हें इस तरीके से बना के मैं ड्रॉ करके दे दूं तो उनका तुम फाइनल एडिशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात कर ली वेक्टर्स के एडिशन की, ठीक है। हाँ, अब इसी में आ जाएगा तुम्हारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो इसी का एक सब केस है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो मैं फिर से वही वाले वेक्टर्स लेता हूँ, है ना, देखना ध्यान से। पहला मैं एक ए वेक्टर ले रहा हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है, हॉरिजॉन्टल, है ना, ए लेंथ का। और फिर मैं बी वेक्टर ले रहा हूँ जो कि इस तरीके का है कुछ, है ना, इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तुमने समझ लिया था। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, इस केस में बताओ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता नहीं है ना। बेसिकली तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ए वेक्टर में बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया। नेगेटिव वेक्टर की बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर, बस डायरेक्शन बदल दो, डायरेक्शन पलट दो उसकी, ठीक है। तो जैसे अगर बी वेक्टर ये है तो माइनस बी वेक्टर अगर मैं बनाना चाहूंगा तो वो बनेगा कुछ ऐसा, ध्यान से देखना, ये। तो और बी वेक्टर इधर ऊपर की तरफ था, है ना, ये। तो बी वेक्टर अगर ये 30 डिग्री बना रहा था तो ये वाला एंगल, ये कितना एंगल बनाएगा भाई, ये पाई माइनस 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो अब ये ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर अगर मुझे करना है तो मैं पहले ए वेक्टर ड्रॉ करूंगा, एक मिनट ध्यान से देखना। पहले मैं इस तरीके से ए वेक्टर ड्रॉ करूंगा, फिर माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करूंगा इसके हेड से अगला, ठीक है। तो ये रहा माइनस बी वेक्टर, जो कि यहाँ से तुम्हें साफ साफ पता है कि ये पाई माइनस थीटा एंगल है। कैसे पता है, ये देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बी वेक्टर बनाता तो बी वेक्टर कुछ ऐसा जाता ना, बी वेक्टर ऐसा जाता इस तरीके से ऊपर की तरफ थीटा एंगल पर, सॉरी 30 डिग्री एंगल पर, है ना। तो ये पाई माइनस 30 डिग्री भी लिख सकता हूँ मैं, या पाई माइनस पाई बाई सिक्स, 30 डिग्री को पाई बाई सिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मैंने ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके का एडिशन ही बन गया।
ए वेक्टर में मैंने बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया, ठीक है। तो एडिशन टाइप का ही बन गया, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, एक मिनट सॉरी, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो बस मेरा आंसर क्या होगा, पहले के टेल से फाइनल के हेड की तरह मैं वेक्टर बनाऊंगा, तो ये बनेगा मेरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझ में आई बात? तो ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, अगर जैसे ए माइनस बी गिवन है, तो इसको ए प्लस माइनस बी ऐसा लिख सकते हो, यानी कि ए में हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है, जैसा तुम्हें समझ में आए, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, जैसे बी वेक्टर है तो नेगेटिव वेक्टर हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि किसी वेक्टर का अगर मुझे नेगेटिव वेक्टर लिखना है, तो वो सिंपली उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होगा, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर, बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जैसे ये इस तरफ डायरेक्शन में था, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो ये हमने यहाँ पे बनाया। तो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ये था ऐसे डायरेक्शन में, ये ऐसे आएगा, तो ये एंगल अपने आप दिख रहा है कि ये टोटल तो पाई होना चाहिए, और ये 30 डिग्री है ही, तो ये पाई माइनस 30 हो जाएगा। तो ये अपन ने यहाँ पे किया, ये पाई माइनस 30, ये ए और माइनस बी, और ये इस तरीके का तुम्हारा ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। फिर तो वेक्टर एडिशन की तरह ही है कि पहले के टेल से आखिरी वाले के हेड को ज्वाइन करना है, वही है। तो इस तरीके से अगर तुम्हें अगर ऐसा बोला जाए कि ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, इस तरह का कुछ भी दिया जाए, तो तुम ये कर सकते हो कि जितने भी माइनस वाले हैं उनको क्या करो, अगर बी दिया है तो बी का माइनस बी बनाना तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाना है। तो इस तरीके से उसको नेगेटिव वेक्टर बनाओ और फिर वेक्टर एडिशन लगा दो, बस सिंपल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो। तो यार आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। तो थोड़ा सा बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बेसिक इजी इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, इसको ट्राई करो पहले पॉज करके। फोर्स वेक्टर F1 bar points due east and has a magnitude of 200 न्यूटन, ठीक है। A second force vector is added to F1 वेक्टर, यानी कि बेसिकली फोर्स वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर, ठीक है, वो अभी हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे वेक्टर्स तुम अपने सिलेबस में देखने वाले हो, तो फोर्स भी है उनमें से एक तरह का वेक्टर ही है। तो ये बात वैसे मैं तुम्हें वेक्टर के पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, जब हमने वो ब्लॉक वाला एग्जांपल करा था, वहां पर भी मैंने तुम्हें दिखाया था कि फोर्स किस तरीके से हम बना रहे थे। तो अभी तुम इनको बस दो वेक्टर की तरह ट्रीट करो। तो F1 वेक्टर तुम्हारे पास है जो कि ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन, तो फोर्स यूनिट न्यूटन होती है, तो 200 मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। उसमें तुम एक और वेक्टर ऐड कर रहे हो F2, जो कि कहाँ पॉइंट कर रहा है भी नहीं बताया, ठीक है। F2 एक वेक्टर ऐड कर रहे हो। रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 400 न्यूटन, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट, मतलब इसमें एक F2 वेक्टर में ऐड करूंगा, तो रिजल्टेंट आएगा 400 न्यूटन का, ठीक है। और ये जो F2 वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा F1 प्लस F2, यानी कि F1 वेक्टर है मेरे पास क्या है, F1 वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कि 400 सॉरी 200 न्यूटन के मैग्नीट्यूड का वेक्टर है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है ना। यानी कि ऐसे लेफ्ट वर्ड बना सकता हूँ, सॉरी राइट वर्ड बना सकता हूँ। ये हो गया। इसमें बोल रहा है कि एक F2 वेक्टर हम ऐड करेंगे जिसका भी हमें कुछ भी पता नहीं है, सच दैट जो F1 बार प्लस F2 बार, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन वेक्टर आएगा उसका वो होगा 400 न्यूटन मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन उसका होगा या तो ईस्ट या तो वेस्ट, है ना, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहा है कि अलोंग द ईस्ट वेस्ट लाइन, तो ईस्ट वेस्ट वाली लाइन पर ही लाई करेगा। यानी कि ऐसा है कि अगर ये ईस्ट की तरफ है तो ऐसा ही हो सकता कि नॉर्थ ईस्ट बना दो या साउथ क्या कहते हैं साउथ ईस्ट बना दो, ऐसा नहीं। वो ईस्ट या वेस्ट लाइन पे लाई करेगा। इस लाइन पर केवल दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक है ईस्ट डायरेक्शन, एक है वेस्ट डायरेक्शन, इसीलिए हमें बोला है नोट दैट देयर आर टू आंसर्स, ठीक है। तो पहले मैं F1 बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो F1 वेक्टर है वो बनेगा कुछ ऐसा, ये बनाया मैंने F1 बार, सॉरी इसकी तरफ पॉइंट करेगा ना, ये रहा, ये बनाया मैंने F1 बार, इसका मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन का, ठीक है। इस तरीके का मैंने बना लिया। अब ये बोल रहा है इसमें F2 ऐड कर दूं कि ये ईस्ट वेस्ट लाइन पर ही रहे, यानी कि इसी लाइन पर रहे, सपोर्ट लाइन चेंज नहीं होनी, इसी लाइन पर रहे, बट रिजल्टेंट F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड हो जाए 400। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि मैं इस पे एक F2 जो ऐड करूंगा 200 का और ऐड कर देता हूँ इसी डायरेक्शन में, इसी के टेल से ऐसे बना देता हूँ, इसके हेड से अगले का टेल। तो इस तरीके से मैं 200 न्यूटन का अगर एक और वेक्टर बना दूं F2, तो इसका रिजल्टेंट तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि F1 प्लस F2 राइट साइड में 400 का आंसर आ रहा है। तो ये एक आंसर तुम्हारा हो सकता है पहला केस। अब दूसरा केस क्या बनेगा ये समझना है। दूसरा केस ये बनेगा, पहले तो F1 ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक मिनट। दूसरा केस क्या बनेगा इसी लाइन में, कि ये तो अपन का जो F1 प्लस F2 है, ये जो F1 प्लस F2 है इस केस में, है ना, ये 400 न्यूटन का है, और ये डायरेक्शन क्या है इसकी, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करे, एक मिनट एक पेज ऐड करना पड़ेगा मेरे को। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करे तो इसके लिए क्या करेंगे हम, है ना, वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करने के लिए
नेट नेट इधर की तरफ लेफ्ट साइड में मुझे मेरे को 400 चाहिए, अभी मेरे पास राइट में 200 है, तो मैं लेफ्ट में अगर एक 600 का वेक्टर इस तरीके का ले आऊं, ये 600 मैग्नीट्यूड का F2 बार ले आऊं लेफ्ट साइड पॉइंट करता हुआ, तो तुम भी साफ साफ देख सकते हो। तो वही अगर मैं टेल टू हेड ड्रॉ करता हूँ तो ध्यान से देखो यहाँ से, इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ये है ना, तो ऐसा बनेगा, ठीक है, F2 बार जिसका मैग्नीट्यूड होगा 600 न्यूटन। अपने आप तुम्हें दिख रहा होगा रिजल्टेंट बनेगा यहाँ से यहाँ तक ऐसा, है ना, ऐसा बनेगा। वैसे एक ओवरलैप करते हुए बनने चाहिए, पर ओवरलैप करा दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा अच्छे से, इसलिए ऐसे बनाया। तो F1 + F2 ये स्ट्रेट लाइन है यार, ये क्या है ना, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा तुम्हारा आंसर। तो इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, 400 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना, और डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से F2 की दूसरी पॉसिबिलिटी आई, तो F2 की क्या पॉसिबिलिटी आई, पहली पॉसिबिलिटी आई F2 बार इज इक्वल टू 200 न्यूटन ड्यू ईस्ट, है ना, जो कि ये वाला है ऊपर जो हमने बनाया। सेकेंड पॉसिबिलिटी F2 जो है वो आएगा 600 न्यूटन ड्यू वेस्ट, है ना। तो ये दोनों केस हो सकते हैं सच दैट इसी लाइन पर तुम्हारा F1 + F2 आया और उसका मैग्नीट्यूड 400 न्यूटन हो। पहले वाले केस में F1 F2 जो है F1 + F2 राइट साइड यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है और मैग्नीट्यूड है उसका 400 न्यूटन। इस वाले में F1 + F2 लेफ्ट साइड यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ क्या, एक मिनट, सॉरी, लेफ्ट साइड यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है ना, इस तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड है 400 न्यूटन। ये ईस्ट वेस्ट बहुत खिलाता रहता है यार, बस जल्दी से इसके बाद हम उस पर आ जाएं। तुम्हारे ये डायरेक्शंस पढ़ने के लिए जो हम कंपोनेंट वो पढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट आई जे के कैप, वो समझा दूंगा, तो फिर ये ईस्ट वेस्ट का चक्कर खत्म होगा, ठीक है। बस यही है, ये तुम्हारा बस इसमें A + B वही एडिशन समझाने के लिए था, एक इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इजी सा ही है एडिशन समझाने के लिए, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वेक्टर ए बार हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, यानी कि एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट और वो वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। वाइल बी वेक्टर हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स ड्यू साउथ, तो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ A + B एंड A - B, ठीक है। तो ए बनाते हैं पहले, ए है 10 यूनिट का वेक्टर वेस्ट डायरेक्शन पॉइंट करता हुआ, तो इस तरीके का बनेगा ए बार 10 यूनिट का। फिर इसमें मुझे बी ऐड करना है, तो मैं क्या करूं, इसी के हेड से बी की टेल ज्वाइन करके बी बना दूं। तो बी कैसा है भाई, बी को बोल रहा है ये सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ड्यू साउथ, तो इस तरीके का बनेगा, सेम मैग्नीट्यूड यानी कि 10 का मैग्नीट्यूड बट साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ, ये बनेगा बी बार। तो इसकी टेल से इसके हेड को मैंने ज्वाइन करके इस तरीके से बना दिया। तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा भाई, ये नहीं हो जाएगा, ये देखो रिजल्टेंट, ये बनेगा ए बार प्लस बी बार, है ना, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ए बार प्लस बी बार का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये हो जाएगा √10² + 10² यानी कि 10√2 हो जाएगा। बोलो दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया होगा। √10² + √10² + 10², तो √2 × 10² तो 10 बाहर, तो वैसे भी दिख रहा है स्क्वायर का डायगोनल A√2 होता है, तो वही 10√2 अपन ने लिख दिया है, ठीक है। A + B तुम्हारा ये बन गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हुई, ये बोल रहा है डायरेक्शन रिलेटिव टू वेस्ट बताना है, तो ये है वेस्ट डायरेक्शन जो ए का डायरेक्शन था। तो यहाँ से 45 डिग्री साउथ की तरफ अगर हम चले गए तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ से, कि A + B है तुम्हारा 10√2 यूनिट्स एट 45 डिग्री टू, सॉरी, एट 45 डिग्री साउथ टू वेस्ट। अब ये वेस्ट साउथ में यार थोड़ा दिमाग खराब होता है, ऐसा जेई में कभी नहीं आएगा, बट ठीक है समझाने के लिए बस यही है कि यहाँ से वेस्ट के रिलेटिव अपने को आंसर देना था, तो वेस्ट से हम अगर 45 डिग्री साउथ की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन साउथ है, तो अगर हम 45 डिग्री साउथ की तरफ चलेंगे तो हमें मिलेगा A + B, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर 45 डिग्री साउथ टू वेस्ट, ठीक है। और कितना यूनिट, 10√2 यूनिट, ठीक है। अब A - B की बात करते हैं, ठीक है। तो यही कर लूँ, इसी को इसी फिगर में कर लूँ, एक काम करते हैं फिगर को थोड़ा नीचे बनाता हूँ, इसी में कर लेता हूँ यार, थोड़ा सा टाइम बचेगा। ये हो गया, तो ए और बी अपन ने बनाए हुए हैं, तो -B बना लेते हैं, है ना। अगर बी बना हुआ है तो -B क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, तो ये बन जाएगा -B बार, और इसका भी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन ही, ठीक है। तो रिजल्टेंट अब की बार हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ से देख सकते हो पहले के टेल से आखिरी का हेड, ये ए बार -B बार बन गया अपना, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि ए बार -B बार, और ये भी दिख रहा होगा कि 10 और 10 वही सेम 90 डिग्री, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10√2 न्यूटन ही हो जाएगा, सॉरी न्यूटन कहाँ बोल रहा हूँ, 10√2 ही हो जाएगा, 10√2 यूनिट। तो ए बार -B बार तुम्हारा क्या बनेगा, 10√2 यूनिट्स का वेक्टर बनेगा,
अब इसके वेस्ट के रिलेटिव में अगर अपने को वो देना है, क्या कहते हैं, डायरेक्शन देना है, तो ये देख सकते हो ये भी 45 डिग्री है। तो अगर हम वेस्ट से 45 डिग्री टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन चलेंगे तो हमें ए माइनस बी मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10√2 यूनिट्स एट द रेट, यानी कि मतलब एट 45 डिग्री नॉर्थ टू वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो अपने को ये वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और ए माइनस बी ये रहा, मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हो। वैसे ये वेस्ट नॉर्थ में अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कंफ्यूज मत होना, ये तुम्हारे काम नहीं आने वाला है आगे, क्योंकि हम जनरली सारा काम आई कैप जे कैप के क्लैप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ लेंगे तो वहां से उससे ही यूज करके करेंगे, ठीक है। तो वो अभी आगे आएगा, ठीक है। अभी ये तो बस तुम्हें एडिशन समझाने के लिए ये करना है, क्योंकि अभी तक तुमने ऑर्थोगोनल कंपोनेंट पढ़ा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। तो यार आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब ये पैरेललोग्राम लॉ क्या है यार, कि कितने लॉ मिलेंगे, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, फिर पैरेललोग्राम लॉ। तो बेसिकली सब एक ही चीज है, ठीक है। अभी तुम खुद ही नोटिस करोगे जो ट्राइंगल लॉ है वही पैरेललोग्राम लॉ है, अभी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये भी दो वेक्टर्स के लिए ही है। बट इससे कुछ चीजें बेटर विजुलाइज हो जाती हैं, तो इसलिए एक बार इस फॉर्म में भी हम वेक्टर एडिशन देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ में हम कैसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे। और यहाँ से कुछ रिजल्ट आता है, जैसे ए प्लस बी जो हमने बनाया ना, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, उसका एंगल क्या होगा ए वेक्टर के साथ, ये सारी चीजें हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके सब चीजों की बात करेंगे, तो साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो बहुत आराम आराम से करेंगे इनको, अच्छे से समझते हुए, ताकि कोई भी समझने में डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से विजुलाइज होना चाहिए, ये टॉपिक है ही ऐसा। फिजिक्स तो यार देखो पूरी ही अच्छे से विजुलाइज करोगे तभी मजा आएगा। और एक एक चीज में तुम्हारे दिमाग में ना यार क्यों आना चाहिए, कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तभी जाकर के तुम एडवांस लेवल फिजिक्स कर पाओगे। मैं चाहूँ तो बहुत सारी चीजें केवल फॉर्मूले रटा के, अब जैसे यहाँ पे तुम देखोगे ना, मैं सीधे तुम्हें रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता सकता था, बट एक एक चीज विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडवांस में कब कहाँ से क्या बदल दे वो कुछ नहीं पता। तो बेसिकली कहाँ से तुमने कॉन्सेप्ट को डिराइव करा था वो चीज तुम्हें एकदम कोर पता होना चाहिए। तो यही एडवांस लेवल प्रिपरेशन और जेई मेन लेवल प्रिपरेशन का फर्क होता है। कई सारे टीचर्स इसलिए जेई मेन लेवल बता देते हैं, केवल फॉर्मूले बता के छोड़ देते हैं, ताकि ये रहे कि भाई हाँ इन्होंने अच्छा बताया, समझ में आया इनका बताया, क्योंकि उन्होंने टफ चीज समझाई नहीं ना, जहाँ पर दिमाग लगना था ये लगना था, जहाँ पे वो उन्होंने बताया ही नहीं। तो इसलिए हो सकता है, बट हम एक एक चीज करेंगे। और अभी इन टॉपिक को तो खैर हर कोई अच्छे से बताता है यार, ये तो मैथ्स के टॉपिक्स है, हम इनका बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ, जब तुम अभी काइनेमेटिक्स वगैरह चालू करोगे तो उसके बाद हर एक टॉपिक में दिमाग में यार वो क्यों रखना, कि भाई ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, और हर एक एक चीज को खुद से प्रूव करने की कोशिश करना, तब तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं। तो हमारे पास लेट से दो वेक्टर है, ए वेक्टर है कुछ इस तरीके का, ये हॉरिजॉन्टल टाइप का, ठीक है, जैसा अपना पिछले केस में हमने ट्रायंगल लॉ में लिया था। बी वेक्टर हमने ट्रायंगल लॉ में ऐसा कुछ लिया था, किस तरीके का कुछ है, जो कि हॉरिजॉन्टल से कुछ 30 डिग्री का एंगल उसमें बना रहा था। अब हम इसको एक जनरल नाम दे देते हैं कि ये लेट से थीटा एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये अपने पास दो वेक्टर हो गए। अब अपने को बताना है ए बार प्लस बी बार, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हुए। दूसरी चीज ए बार माइनस बी बार, ठीक है। तो लेट से इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ कैपिटल आर बार, और इसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल आर बार। तो जब ये आर बार क्या होगा, स्मॉल आर बार क्या होगा, पहले तो हम इसको समझेंगे कि पैरेललोग्राम में इसको हम कैसे देखते हैं, ठीक है। जब ये दिख जाएगा फिर हमारा काम है कि इस आर बार का मैग्नीट्यूड बताएं, स्मॉल आर बार का मैग्नीट्यूड बनाएं, ठीक है। पहली चीज, फिर हम इसमें पूछ सकता है कि आर बार का एंगल विद दोनों के साथ, ए वेक्टर के साथ भी और बी वेक्टर के साथ भी। सिमिलरली इसका भी कर सकते हो, स्मॉल आर बार का जो एंगल है विद स्मॉल ए बार भी, और ये बी बार, ये जिससे भी पूछे माइनस बी बार, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। इस तरीके का एंगल पूछ सकता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सारा हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले ए प्लस बी को समझते हैं कि ए प्लस बी हम पैरेललोग्राम लॉ में कैसे विजुलाइज करेंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं। तो वेक्टर एडिशन बिल्कुल वही रहेगा कि पहला पहला वेक्टर बनाओ, फिर उसके हेड से अगले का टेल ड्रॉ करो, तो वो चीज कॉन्सेप्ट है वो कहीं नहीं बदलने वाला। तो वही करेंगे, पहले हम ए वेक्टर बनाते हैं। ये रहा हमारा ए वेक्टर, ठीक है, सीधा सीधा थोड़ा बड़ा बनाए क्योंकि ताकि अच्छे से तुम्हें विजुलाइज हो सके। फिर इसके हेड से बी की टेल ज्वाइन करता हुआ इस तरीके का मेरा बी वेक्टर बन जाएगा, बी वेक्टर, एंड दिस एंगल इज थीटा, ये हमें पता ही है। चलो,
अब पैरेललोग्राम लॉ नाम है, तो कुछ नहीं करना, इस बी वेक्टर का एक इस तरीके से सिमिलर पैरेलल वेक्टर बनाओ बनाओ और इधर से कंप्लीट कर दो ऐसे। ठीक है, यहाँ से बना दो। फिर इसका एक ऐसे ही पैरेलल बनाओ, और इसका मतलब बेसिकली ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। अब अगर ये वाला हमारा ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर ही है, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, बस थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया हमने ऊपर की तरफ। और अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है भाई। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम हम बना सकते हैं। चलो, इसको मैं जरा सेव कर लूँ, मेरे को आगे यूज पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो कि ये जो डायगोनल है, ये वाला जो भी मैं बना रहा हूँ, क्या ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं है? खुद ही देखो। इसको तुम ट्राइंगल लॉ से भी समझ सकते हो कि यहाँ से हम चले, पहले हमारा ये ए वेक्टर बना, फिर इसके हेड से ज्वाइन करता हुआ हमने बी वेक्टर बनाया, सच दैट बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड को टच कर रहा है। तो फाइनल हमारा जो आंसर बनेगा वो पहले वेक्टर का टेल से लेके आखिरी वेक्टर का हेड ऐसे हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा उन दोनों का सम। तो वही हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ट्राइंगल लॉ से तुम्हें दिख रहा होगा इस ट्राइंगल में कि ए प्लस बी बनेगा ये। इस वाले ट्राइंगल में भी देख सकते हो, पहले बी लिख बनाया, फिर उसके हेड से हमने ए का टेल ज्वाइन किया और ए कंप्लीट किया। इस तरीके से हमारा ये पूरा अरेंजमेंट बना। तो पहले के टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये अपना फिर से ए प्लस बी। तो ये समझ में आ गया कि जो ये बड़ा वाला डायगोनल बना हमारा, ये ए प्लस बी बना रहा है। ठीक है, इसी को हमने नाम दिया था आर बार। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी फिगर को मैं फिर से बना रहा हूँ, तुम्हें तो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो तुम पॉज करके ड्रॉ कर लो। अब ये छोटा डायगोनल मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है यार, है ना? ध्यान से देखना, इसको मैंने कुछ ऐसे बनाया है। ठीक है, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट से चलूं तो ये मेरा पहले मुझे मिलेगा ए वेक्टर ऐसे। और ये अगर ऐसे बी वेक्टर है, ध्यान से देखना, अगर ये यहाँ से यहाँ बी वेक्टर है तो बस इसका डायरेक्शन मैं पलट दूं, ऐसे कर दूं, है ना? तो ये माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। ध्यान से समझे, क्योंकि सेम वेक्टर है बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये अगर ऐसे बी वेक्टर है तो ऐसे माइनस बी वेक्टर है। तो मैं अगर यहाँ से चलूं तो पहले मुझे मिलेगा ए वेक्टर, फिर उसके टेल से ये मैं अब टेल बना चुका, उसके हेड से इसको मैं टेल बना चुका हूँ और इसको हेड बना चुका हूँ। तो ये मुझे माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा इस तरीके से। तो ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ूंगा तो मुझे ये व्हाइट वाला वेक्टर मिलना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये जो व्हाइट वाला वेक्टर है जिसको मैं स्मॉल आर बार नाम दे रहा हूँ, ये स्मॉल आर बार सिंपली हो जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये जो छोटा डायगोनल बना ये क्या बन गया? ए माइनस बी बन गया। और जो बड़ा डायगोनल बना वो क्या बना? ए प्लस बी बन गया। तो यही पैरेललोग्राम में हम इस तरीके से विजुलाइज करते हैं कि अगर हमने वेक्टर्स से इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लिया तो जो लंबा डायगोनल है, जो कि तुम्हें फिगर से भी दिख रहा होगा, वो बनेगा तुम्हारा ए प्लस बी और दूसरा वाला बनेगा ए माइनस बी। अच्छा, लंबे छोटे से मतलब नहीं होता, हो सकता है तुम्हारा ए ऐसे बनता और फिर उसके बाद बी तुमने कुछ उल्टा बना रखा होता ऐसे, बट वो फिर पूरा लॉ गड़बड़ कर देगा, वो मत करना। हमेशा ए बनाना, फिर उसके टेल उसके हेड से बी के टेल को ज्वाइन करता हुआ इस तरीके से बनाना। तो फिर ए प्लस बी, जो लंबा डायगोनल होगा वो तुम्हें देगा ए प्लस बी और छोटा डायगोनल देगा ए माइनस बी। ये तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है। अब दोनों को मैं एक ही डायग्राम में भी बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का अगर हमारे पास है सिस्टम ए बी पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एरोस पे जरूर ध्यान देना कौन सी डायरेक्शन क्या, अगर यही डायरेक्शन तुमने उलट पुलट कर दी तो सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आर बार बनाएगा तुम्हारा ए बार प्लस बी बार, और ये जो छोटा डायगोनल बनाया हमने ऐसा, ये बनाएगा तुम्हारा ए बार माइनस बी। तो ये हो गया। अब हमें एक एक करके इन ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और इनका एंगल वगैरह हमने को देखना है। तो हम पहले ए प्लस बी वाले की बात करते हैं, इस वाले की। ठीक है, तो इसको मैं अब नीचे ले रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस बी का अब हम सारी बातें करने वाले हैं। देखो, नेक्स्ट पेज पे मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा, इसको तुम एक बार पॉज करके बना लो। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसी फिगर में पूछूं कि भाई ये बताओ कि ए बार प्लस बी बार का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो क्या होगा? यानी कि जो आर वेक्टर है हमने जो बनाया उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूछ रहा है ये। तो क्या तुम इस फिगर से बता सकते हो? तो देखते हैं यार, इसीलिए हमने ये पैरेललोग्राम बनाया है। चलो, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक काम करो, इस बी से ना इस हॉरिजॉन्टल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो इस तरीके से, है ना? इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ये क्यों किया अभी तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है,
तो अपने को एक चीज पता है, जो लेंथ पता है वो देखो, एक अपने को ये पता है कि इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है बी, मतलब ये वाली जो ऑरेंज वेक्टर से हमने बनाया हुआ है इसकी लेंथ है बी। तो अब ये परपेंडिकुलर और ये जो ये वाली लेंथ है, क्या मैं ये बता सकता हूँ और क्या ये वाली लेंथ मैं बता सकता हूँ? देखो ध्यान से। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी तुम्हारी बी कॉस थीटा और ये वाली हो जाएगी तुम्हारी बी साइन थीटा। तो हमेशा ऐसे होता है, अगर जैसे ये बी है, इसका मेरे को थीटा इस तरीके से एंगल दिया हो तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा बी साइन थीटा। इसको बोलते हैं कोसाइन स्टिक्स, ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे पास है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बनेगा वो बनेगा बी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन बनेगा ये बनेगा बी साइन थीटा। ये कैसे बना अभी तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, ये कोसाइन स्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा देता हूँ नीचे अलग से, कहाँ पे बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ साइड से, ठीक है। लेट से मैंने इस तरीके का एक ये है जो हमारा बी वेक्टर था, ठीक है, ये एंगल बना रहा था थीटा इस तरीके से विद हॉरिजॉन्टल। तो इसका अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं एक बार बनाना चाहूंगा। तो ये बनेगा तुम्हारा वर्टिकल प्रोजेक्शन जो मैंने अभी ऑरेंज से बनाया, ठीक है, और ये बनेगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो लेट से मैंने इसको नाम दे दिया बी, कुछ और नाम देते हैं, बी एक्स बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ बी वाई। क्लियर। तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्शन हमने इस तरीके से बना लिया। जरा इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लिखना। तो कॉस थीटा तुम्हारा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी एक्स अपॉन बी। तो यहाँ से मैं ये नहीं बोल सकता कि बी एक्स जो है वो बी कॉस थीटा है। सिमिलरली जरा साइन थीटा लिखना इसी ट्राइंगल के लिए, तो वो बनेगा तुम्हारा बी वाई अपॉन बी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बी वाई जो है तुम्हारा वो है बी साइन थीटा। तो यही मैंने बोला कि ये बन जाएगा बी साइन थीटा और ये बन जाएगा तुम्हारा बी कॉस थीटा, ठीक है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लगाया कि ये अगर बी है ये वाला, तो ये लेंथ बनेगा बी कॉस थीटा और ये लेंथ बनेगा बी साइन थीटा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल से हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम बता सकते हो टाइम स्टैम्प लगा के, मैं तुम्हें फिर से बता दूंगा ये चीज़। अभी अगर लाइव क्लास होती तो हमारा 1-on-1 बात चल रही होती, तो अगर तुम्हें कोई डाउट होता तो तुम वहीं पूछ सकते थे। बट अभी मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर होगा, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। चलो, ये हो गया। अब अब तो बहुत आसान हो गया भाई। इस येलो वाले आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे बताना है तो वो सिंपली, क्योंकि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से देखना, ये राइट एंगल है। तो अगर मैं इनके नाम दे दूं, एक नाम दे देता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं इस पैरेललोग्राम को नाम देता हूँ ऐसा ए बी सी डी और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ एम। तो अगर मैं बोलूँ इन ट्राइंगल ए एम सी, इन ट्राइंगल ए एम सी, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तुम्हें दिख रहा होगा ए एम सी इस तरीके से, है ना, ध्यान से देखना, ए से एम से सी, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अगर मैं बोलूँ ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर, यही तुम्हारा ये आर बार का स्क्वायर या फिर ए सी का स्क्वायर बनेगा, ध्यान से देखना। तो मैं लिखूंगा ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर, वही तुम्हारे आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बन जाएगा। देखो, यही है ना आर वेक्टर का मॉड, मतलब इस वेक्टर की लेंथ ये ए सी, ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर के जो मॉड का स्क्वायर है ना, वो बनेगा ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब ए एम क्या होगा भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ वाली लेंथ, तो ये इतना ए बी तो है ए, और ये है बी कॉस थीटा, तो टोटल लेंथ कितना हुआ, ये है ए फिर ये है बी कॉस थीटा, तो टोटल लेंथ बनेगा यहाँ से पूरा यहाँ तक ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो ए एम का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसका हमें करना है स्क्वायर, ये हो गया, प्लस एम सी स्क्वायर। तो एम सी तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये बी साइन थीटा है, ठीक है, अभी हमने ड्रॉ कर रखा है। तो इसमें बी साइन थीटा का स्क्वायर सॉल्व करते हैं, तो इसको खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर खोल लिया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर ये रहा, प्लस इन दोनों में हम अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मैंने ये तुम्हें वैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले बेसिक मैथ्स के लेक्चर में भी बताया था, बाकी अगर तुम 9-10 में पढ़े हो तो तुमने ये फॉर्मूला बहुत यूज किया होगा। अगर तुम अभी 9-10 में हो तो मैंने तुम्हें इसका बताया था कि ये फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1। तो इसकी जगह हो जाएगा 1, तो ये अपना फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये बना अपना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड बना, यानी कि जो मॉड ऑफ ए प्लस बी बना, ये वो हो जाएगा सिंपली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है क्योंकि इसका बहुत आएगा आगे यूज, ठीक है। नहीं आता तो बाद में, अभी देख देख के सवाल करना, बाकी अपने टाइम के साथ खुद ही तुम्हें याद हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम इस रिजल्टेंट वेक्टर जो a प्लस बी हमने रिजल्टेंट वेक्टर बनाया है उसका हम मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। उसमें हमारा ये पैरेललोग्राम लॉ हमें हेल्प कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये फायदा कर दिया इसने। चलो, तो ये हो गया अपना पहला रिजल्ट जो अपने को याद रखना है। स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज, दूसरी चीज पूछता है कि ये जो a प्लस बी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बना है ना, ये a वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाएगा। तो ध्यान से देखना, a वेक्टर के साथ जो ये एंगल बना रहा है वो ये है। इस एंगल को मैं लेट से बोल देता हूँ अल्फा। ठीक है, अब इस फिगर को मैं नीचे ले जा रहा हूँ एक बार, क्योंकि मुझे नीचे काम पड़ेगा इसका, कॉपी करके, है ना। ये मैंने बना लिया फिगर। तो अब मेरे से पूछ रहा है कि ये जो एंगल है अल्फा, अल्फा क्या है। ये है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि जो हमारा a पावर प्लस बी वेक्टर है, एंड a वेक्टर। ये अगर पूछ ले तो क्या करें। तो ये देखो, वही राइट एंगल ट्राइंगल में तुम tan अल्फा लिख लो भाई। तो अगर मैं यहाँ से tan अल्फा लिखना चाहूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल AMC में मेरे को दिख रहा है b साइन थीटा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा b साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी कॉस थीटा। इसमें अपने को थीटा भी नोन था। थीटा क्या है, ये a और b के बीच का एंगल, ये तो अपने को पता ही है ना, ये हमने पहले बनाया हुआ था। a भी नोन था, b भी नोन था, तो इस तरीके से हम tan अल्फा भी लिख सकते हैं भाई। बहुत बढ़िया। अगले पर आओ। अगर ये एंगल पूछ ले कि b के साथ इसका रिजल्टेंट का एंगल क्या है, ये वाला b के साथ एंगल, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट से बीटा। अगर बीटा पूछ ले, बीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी बार एंड रिजल्टेंट बार, यानी कि a प्लस बी, है ना। तो क्या करोगे भाई, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, वही फिर से वही ट्राइंगल बनाओ, है ना। या तो ट्राइंगल बनाओ, या फिर सीधे सीधे तुम ऐसे याद कर सकते हो कि बस a की जगह b रख दो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, और b की जगह a रख दो। तो tan बीटा तुम्हारा बनेगा a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा, है ना। तो ये बनेगा रिजल्ट। तो यहाँ से एक इसको याद करने का तरीका बताता हूँ कि ध्यान से देखना, अल्फा क्या है, जो आर का ए के साथ एंगल है, और बीटा क्या है, जो आर का बी के साथ एंगल है। तो जिसके साथ एंगल पूछा है ना, उसको खाली रखना है, और दूसरे के साथ साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखो, जिसके साथ, यहाँ पे लिख लो, ट्रिक है ये, एंगल पूछा है उसके साथ साइन थीटा या कॉस थीटा मल्टीप्लाई नहीं होता। ये याद करने का एक तरीका है ना। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो ऊपर साइन थीटा होता है, नीचे कॉस थीटा होता है, और नीचे एक टर्म और होता है सिंगल में। जैसे यहाँ पर ए के साथ पूछा था तो ए सिंगल में है, यहाँ पर बी के साथ पूछा था तो बी सिंगल है, ठीक है। यहाँ पर ए के साथ पूछा था तो ए सिंगल है, यहाँ बी के साथ पूछा था तो बी सिंगल है, ठीक है। और जो सिंगल नहीं है, वो दोनों तरफ ऊपर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाइड है, नीचे प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाइड है, इस तरीके से। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। अब ये आया कहाँ से, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही आएगा। इसका मैं तुम्हें बता देता हूँ हिंट। इस तरीके से तुम इसको एक्सटेंड करो पहले, ठीक है, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस तरीके से। ये अगर तुम ये कर लोगे तो तुम ध्यान से खुद ही देख सकते हो कि ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये अल्फा प्लस बीटा। देख सकते हो ना, ये दोनों पैरेलल हैं। ध्यान से देखना, ये और ये पैरेलल है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, टोटल टोटल ये यहाँ पे मैंने बना दिया। और अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये भी थीटा है, पैरेललोग्राम ही तो है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये ए है, तो सिंपल तुम्हें दिख जाएगा कि ये वाला लेंथ आएगा तुम्हारा ए कॉस थीटा, और ये वाला लेंथ आएगा तुम्हारा ए साइन थीटा। फिर वही, अब तुम्हें बस ये बीटा बताना है। तो अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये बड़ा वाला, इसको मैं एन बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें अगर बोलूँ इस ट्राइंगल को देखो, ACN, ये वाला ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं tan बीटा लिखने जाऊंगा तो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये वाला लेंथ है बी प्लस ए कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो tan बीटा बनेगा तुम्हारा ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो वही तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको डिराइव कर सकते हो। बाकी ट्रिक मैंने तुम्हें बताई दी कि ऊपर नीचे दोनों बार साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, प्लस नीचे एक सिंगल आदमी और बैठा है, ठीक है। सिंगल आदमी कौन है, जिसके साथ एंगल पूछा है। जैसा यहाँ पर आर का एंगल तुम्हें ए के साथ पूछा है तो ए सिंगल है, प्लस बी कॉस थीटा, और ऊपर उसी का साइन थीटा ऊपर, ठीक है। नीचे यहाँ पर बी सिंगल है, बी के साथ एंगल पूछा था तो उसके साथ ए कॉस थीटा, प्लस ये ऊपर ए साइन थीटा। और तो ये याद करने के लिए एक ट्रिक हो गई। चलो भाई, बाकी तुम यहाँ पर वो फॉर्मूला भी लगा सकते थे कि
जो थीटा जो बीटा है वो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, ये भी कह सकते थे, ठीक है, इस तरीके से। चलो, बाकी ये याद नहीं करना, ये रिजल्ट्स वैसे तुम्हें ये वाला अगर याद कर लो तो अच्छा है, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी, क्योंकि फिर तुम निकाल ही लोगे, ये तरीका पता होना चाहिए कि एंगल कैसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी तुम निकाल ही लोगे वहां पर, बस ये निकालते कैसे, ये प्रोसीजर समझ में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करके और राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके अपन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये रिजल्ट तुम याद रख सकते हो तो और भी अच्छा है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, अब अपन बात कर लेते हैं वो ए बार माइनस बी बार वाले केस की, ठीक है, स्मॉल आर बार की। कहाँ गया स्मॉल आर बार वाला फिगर, उसको लेके आते हैं नीचे, ये वाला। चलो, स्मॉल आर बार ये अपना बना हुआ है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछ ले, है ना, स्मॉल आर बार का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार, तो इसके एक तरीका तो तुम्हें ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि तुम्हें अगर मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार ये पता है, होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये तुम्हें फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, पुट माइनस बी बार इन प्लेस ऑफ बी बार, अगर तुम ऐसा कर दो, है ना, तो मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए बार प्लस माइनस बी बार, है ना। तो बस एक जहां जहां बी है उसकी जगह माइनस भी रखना है, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही बनेगा ना, बी का स्क्वायर होता है माइनस बी का स्क्वायर, हो बी ही बनेगा। पर यहाँ पर प्लस 2a माइनस बी कॉस ऑफ थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये तुम कह सकते हो स्मॉल आर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो आंसर तो यही होता है। तो एक तरीका ये है समझने का, बाकी जैसे मैंने वहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उस तरीके से मैं तुम्हें इसका भी डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से। तो मुझे स्मॉल आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट से ध्यान से देखना कौन सा कलर यूज करूँ, येलो ही लेता हूँ। ऐसे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है, और मैं इनको नाम दे दूं पहले ए बी सी डी, और ये परपेंडिकुलर को एम। अच्छी बात है भाई। चलो, अब समझते हैं इसको। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। चलो, एक काम करता हूँ, थोड़ा और अच्छा वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ, थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा, वहां से भी कर सकते थे बट यहाँ से ज्यादा आसान हो जाएगा। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया एम, थोड़ा दो। तो अब लेंथ लिखते हैं, तो अपने को एक चीज पता है कि ये ए से बी वाली लेंथ पूरी की पूरी कितनी है भाई, ए है। ये वाली लेंथ अपने को पता है कि बी है, और ये एंगल अपने को पता है थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये ए से एम वाली लेंथ को मैं सिंपली बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर बनाया इसकी लेंथ को मैं बी साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक। तो इतनी सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा, तो इसमें तुम देख सकते हो कि जो स्मॉल आर का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली लेंथ का स्क्वायर, है ना, एम बी का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर, है ना। एम डी कौन सी लेंथ है, एम बी ये है और एम डी ये है। तो ये जो एम बी वाली लेंथ है ये तुम्हें साफ साफ दिख रही होगी कि टोटल लेंथ ए बी है ए, और उसमें से अगर मैं ये ए एम निकाल दूं यानी कि बी कॉस थीटा निकाल दूं, तो ये मेरी लेंथ हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली ए माइनस बी कॉस थीटा। ये समझ में आया ना कैसे किया, क्योंकि ये लेंथ थी बी कॉस थीटा और ये पूरी थी ए। तो इस ए में से अगर मैं ये बी कॉस थीटा निकाल दूं, तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी जो मुझे चाहिए है, बी एम या एम बी जो भी बोलना चाहो। तो ए माइनस बी कॉस थीटा ये बन जाएगी इसका स्क्वायर, प्लस एम डी का स्क्वायर करना है तो एम डी तो साफ साफ दिख रहा है बी साइन थीटा है, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं भाई, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और इधर वाला बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई, बस ये माइनस आ गया, वो ब्रैकेट खोला ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सिंपली बना देगा बी स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये बना आर बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा आर बार का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार, ये बनेगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये यहाँ से भी वही आ गया जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि ए प्लस बी वाले रिजल्ट में तुम माइनस बी रख के भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये भी तुम्हें याद करना है कि अगर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है तो वो ये हो जाएगा। स्टार बना देते हैं। तो ये एक और रिजल्ट आ गया अपना। ठीक है। हुँ, अब ये एंगल, ये जो है तुम्हारा ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, है ना, ध्यान से देखो। ये ए के साथ कितना एंगल बनाएगा। लेट से ये जो ए के साथ एंगल बनाएगा इसको मैं बोलता हूँ डेल्टा। ये है ना डेल्टा, दोनों के टेल को बेसिकली ज्वाइन कर रखा है। ठीक है। दोनों के टेल या दोनों के हेड ज्वाइन करो तो वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन मॉड ऑफ, सॉरी, ये आर बार जो कि तुम्हारा था क्या, स्मॉल आर बार, जो कि हम ए बार माइनस बी बार कह रहे हैं, एंड ए बार अगर मुझे लिखना है तो वो तुम्हें दिख रहा होगा ये फिगर में से डेल्टा है। ठीक है। देख सकते हो ये डेल्टा जो मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक। तो अब ये अगर डेल्टा है तो क्या ये भी डेल्टा होगा, ध्यान से देखना। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भाई, पैरेललोग्राम है, पैरेलल लाइंस हैं, तो ये डेल्टा हो गया। तो tan डेल्टा मुझे सीधा सीधा दिख रहा है बी साइन थीटा अपॉन दिस लेंथ। तो मैं यहाँ से अगर tan डेल्टा लिखना चाहूँ, tan डेल्टा, तो वो बनेगा बी साइन थीटा अपॉन ये वाला लेंथ क्या है, एम बी वाला, ये अभी हमने लिखा था, ये लेंथ हो जाएगा तुम्हारा टोटल ए माइनस बी कॉस थीटा। यहाँ से लिख सकते हो ए माइनस बी कॉस थीटा। ये बन जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अगर ऐसे पूछा हो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि tan डेल्टा कितना होगा, बी साइन थीटा और ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला भी तुम याद कर सकते हो। बिल्कुल वैसे जैसा तुम्हारा प्लस वाले के लिए आया था वैसा ही है, बस नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो कॉस है उसमें यहाँ पर माइनस लग गया है। अब वो कहाँ से आया, डिराइव हमने यहाँ से कर ही लिया। ठीक है। अब इसी में पूछ ले अगर, कुछ नाम बोल देता हूँ, गामा। गामा है तुम्हारा एंगल बिटवीन बी बार एंड क्या कहते हैं, ए बार माइनस बी बार, जो तुम्हारा स्मॉल आर बार बनाया था हमने। तो tan गामा लिखने की कोशिश करो, जो अभी मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बताए सीधे लिख लोगे। पहली बात, फॉर्मूला ऐसा ही होगा कि ऊपर साइन थीटा, नीचे समथिंग सिंगल माइनस कॉस थीटा। जैसे वहां पर प्लस वाले में समथिंग सिंगल प्लस कॉस थीटा था, तो यहाँ समथिंग सिंगल माइनस साइन थीटा। सिंगल कौन होगा भाई, जिसके साथ एंगल पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ए के साथ पूछ रहे थे तो ए सिंगल था, तो ऐसे बनाओ। यहाँ पर सिंगल कौन होगा, बी। ठीक है। बी सिंगल होगा, तो जो नहीं सिंगल होगा वो होगा ए, तो यहाँ पर वो आ जाएगा साइन थीटा के साथ। और नीचे एक माइनस लगेगा क्योंकि हम ये ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, और वो आ जाएगा ए कॉस थीटा के साथ। ये हो जाएगा तुम्हारा tan गामा, तो ये भी निकाल लोगे। तो इस तरीके से तुम चारों फॉर्मूले भी याद कर सकते हो। ठीक है, जो रिजल्ट अपने आए। डन। और इस तरीके से तुम जो है क्या कहते हैं, दोनों के एंगल विद जिसके जिसके साथ चाहिए, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। ठीक है। तो समराइज कर लेते हैं इसको यहाँ पर। तो ये देख सकते हो इस तरीके से हमने बनाया कि बड़ा डायगोनल बनाएगा तुम्हारा कैपिटल आर बार, जो कि होगा ए बार प्लस बी बार। छोटा जो स्मॉल आर बार है वो है ए बार माइनस बी बार। तो अपन ने यहाँ से मैग्नीट्यूड लिखे। पहला रिजल्ट हमने जो पढ़ा वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार। वो कितना आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ। फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड हमने पढ़ा मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार, और ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। थर्ड रिजल्ट हमने पढ़ा tan अल्फा, या फिर ऐसा लिख सकते हो अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन ए बार एंड ए बार प्लस बी बार। ए प्लस बी के साथ अगर मुझे ए का एंगल लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, tan अल्फा इज इक्वल टू समथिंग सिंगल डिनोमिनेटर में आएगा। किस कौन सिंगल होगा भाई, ए सिंगल होगा, क्योंकि ए के साथ एंगल चाहिए। उसके अलावा जो सिंगल नहीं होगा उसका साइन आ जाएगा ऊपर, प्लस बी कॉस थीटा। ऐसा यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि ए प्लस बी के साथ एंगल पूछ रहे हैं। ठीक है। अगर ऐसे ही चौथी चीज मैं बोलूं कि यहाँ पे पूछ ले डेल्टा, एंगल बिटवीन बी बार, या चलो पहले वही कर लेते हैं पूरे कंप्लीट, बीटा पूछ लिया, एंगल बिटवीन बी बार एंड ए प्लस बी बार। तो बस वही, अब बी का एंगल पूछा है तो tan बीटा तुम ऐसे लिखोगे कि नीचे एक सिंगल आदमी, सिंगल कौन होगा भाई, बी, जिसके साथ एंगल पूछा है, प्लस ए कॉस थीटा और ऊपर ए साइन थीटा। ठीक है। अब आ जाओ
डेल्टा जो कि है एंगल बिटवीन ए बार एंड ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी के साथ ए का एंगल, तो उसको ऐसे लिख सकते हो tan डेल्टा इज इक्वल टू, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा सिंगल, सिंगल कौन होगा, ए जिसके साथ एंगल पूछा है, माइनस में आ जाएगा बी कॉस थीटा और उसी का साइन ऊपर पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, ये याद करने के तरीके हैं, आया कैसे वो मैंने सारा प्रूफ कराया, और तुम्हारा होमवर्क भी आज यही है, पहला प्राइमरी होमवर्क, ये सारे प्रूफ तुम्हें खुद से जाकर के करने हैं एक बार। ठीक है, बिना देखे, अगर नहीं हुए बिना देखे तो देख के करो, फिर कल परसों या फिर वीकेंड में तुम एक बार इसको बिना देखे करने की कोशिश करना। ठीक है, जब तक खुद से करना ना सीख जाओ, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम अपने किसी छोटे भाई बहन को समझा सको कि भाई ऐसे 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 होता है ये, बिना कॉपी देखे। और आखिरी ने पढ़ा था गामा, जो है एंगल बिटवीन, ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये मैंने अपने लिए अल्फा बीटा डेल्टा गामा ले लिए, तुम कुछ और भी रख सकते हो, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बी एंड ए माइनस बी, ए माइनस बी के साथ बी का एंगल अगर पूछ लिया तो क्या करोगे भाई, tan गामा इज इक्वल टू, नीचे सिंगल आदमी कौन जिसके साथ एंगल पूछा है बी, माइनस में आ जाएगा दूसरे का कॉस और ऊपर आ जाएगा कॉस साइन। तो इस तरीके से तुम एंगल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब है, ये अपने सारे रिजल्ट्स हो गए, और ये हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक, अगर कोई भी डाउट है तो तुम एक बार थोड़ा सा सांस ले लो, मैं कहूँगा 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आगे थोड़ा बहुत इसके सब केसेस हैं वो बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट है तुम एक बार वीडियो को दोबारा देखना, हो सकता है एक बार में ये चीज़ ना क्लियर हो। ठीक है, तो वीडियो को दोबारा देखोगे तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी डाउट रहता है तो तुम कमेंट सेक्शन में एकदम आराम से पूछ सकते हो, साथ में टाइम स्टैम्प भी डाल देना भाई कि किस पॉइंट पे डाउट आया था, तो मैं तुम्हें उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे तुम्हें वीडियो बना करके भेज दूंगा उस पर्टिकुलर पार्ट का। ठीक है, एक भी बच्चा डाउट पूछेगा तो मैं बताऊंगा, बट अगर नहीं पूछोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है यार, और समझ में आ गया तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब लेट से तुम्हारे पास इस तरीके से गिवन है कि कोई एक ए वेक्टर है, ठीक है, दूसरा बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड, जैसे ए का मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए और बी का मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा जो कि है वेरिएबल, है ना, यानी कि कुछ ऐसा समझ सकते हो, एक हमारे पास है ये ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, ये है बी वेक्टर। ठीक है, लेट से ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, है ना, तो अब ये थीटा वेरिएबल है, यानी कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वेरिएबल है, मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, मतलब इस तरीके से कुछ भी रोटेट हो सकता है, तो ये थीटा चेंज हो रहा है तुम खुद ही देख सकते हो, है ना, एंगल चेंज हो रहा है इनके बीच का। तो मैक्सिमम जो है ए प्लस बी का मैक्सिमम कब मिलेगा हमें, मॉड ऑफ ए प्लस बी मैक्सिमम हो जाए, यानी कि इनका एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इनको ऐड करके जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, ये कब होगा, देखते हैं भाई। फॉर्मूला लिखोगे अगर तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, इसको मैक्सिमम करना है, जिसमें तुम्हारा ए और बी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, केवल थीटा वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो फिक्स है ये भी फिक्स है, तो इसको मैक्सिमम कर दिया जाए, तो ये फिक्स, ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम फॉर cos थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि cos थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, ये हम बात कर चुके हैं। तो cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा होगा तुम्हारा 0 डिग्री, है ना, तो 0 डिग्री का मतलब क्या है कि ये तुम्हारे बेसिकली सिंपली एक के बाद एक लगा दीजिए, यही है 0 डिग्री, है ना, मतलब एक के हेड से दूसरे का टेल, इस तरीके से हेड टू हेड, मतलब बेसिकली एक के हेड से दूसरे के टेल को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया सीधा सीधा, है ना, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड का, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ऐसा बनेगा, क्योंकि cos थीटा तो 1 बन गया, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा ए प्लस बी। वो तुम्हें वैसे भी दिख रहा है कि इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ये इस केस में ए प्लस बी, तो इनको ऐसे हम एक के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन कर दें तो ये हमारा बन जाएगा, और 0 डिग्री पर, तो तुम्हें मिलेगा ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर मुझे पूछूं कि ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू चाहिए अपने को, है ना, यानी कि हम कह रहे हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका अपने को वैल्यू मिनिमम चाहिए। मिनिमम कब आएगा, इसी को हम वेरी कर सकते हैं क्योंकि ए और बी तो वही है, तो मिनिमम आएगा फॉर
कॉस थीटा इक्वल टू -1। तो कॉस थीटा -1 कब होगा? जब थीटा तुम्हारा हो जाए पाई, यानी कि 180 डिग्री, है ना। तो अगर इसको हम 180 डिग्री कर देंगे तो अब तुम्हारा क्या आएगा, ए प्लस बी का जो मिनिमम आएगा तुम्हारा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा, है ना। यानी कि सॉरी -2ab, क्योंकि कॉस थीटा तो -1 हो गया ना, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू बनेगा ए माइनस बी, कब बनेगा? जब थीटा तुम्हारा पाए है, और मैक्सिमम वैल्यू बनेगा ए प्लस बी जब थीटा तुम्हारा 0 है। ठीक है, ये चीज तो साफ साफ समझ में भी आ रहा है कि इसमें क्या करना है। ए ऐसे लगाया हमने, फिर बी को इसके अपोजिट ऐसे एंटी पैरेलल बनाना है, ए बार बी बार। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो मिनिमम आएगा। इस तरीके का भी हमने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया हुआ है आज ही। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम बताने वाला, तो इस तरीके से हम इसका मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम के लिए एंगल हमेशा पाए होगा, सॉरी हाँ पाए होगा, और मैक्सिमम के लिए एंगल 0 होगा। एंगल 0 का मतलब एक का हेड दूसरे का टेल ऐसे अटैच कर दिया, तो नेट ऐसे दोनों का एडिशन आ गया। अगर मिनिमम करना है तो पाए एंगल, यानी कि इसके हेड से इसका टेल, बट ये इस तरीके से उल्टा हो गया, तो ये आएगा रिजल्टेंट बहुत छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार जो है हमारा, अगर ये हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और वैल्यू कितना आएगा, ए प्लस बी। और अगर हमें मिनिमम चाहिए तो हम बोलेंगे थीटा है हमारा पाए, यानी कि 180 डिग्री, और वैल्यू कितना आएगा, सिंपली ए माइनस बी, ए माइनस बी। जिसमें ये, जब मैं बार नहीं लगा रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी कि जो मॉड ऑफ ए बार है वही ए है सिंपली। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलो, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके का पूछ ले तो, बाकी फॉर्मूले से भी दिख रहा है। ठीक है, और विजुलाइज करके भी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हो सकती है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी कि तुम्हारे पास इस तरीके का केस है, ये बनाया तुम्हारा ए वेक्टर, है ना, ये बनाया तुम्हारा बी वेक्टर, उसके बाद इनके बीच का एंगल ये हो गया 90 डिग्री, या तुम ऐसे भी बना सकते हो, एंगल बेसिकली इसको कहते हैं ना। ये हो गया 90 डिग्री, है ना, बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर, फिर बना लो। तो अब ये पैरेललोग्राम से चेंज होकर के एक बहुत ही बढ़िया फिगर बन चुका है, जो तुम्हें देखने की आदत है। ये बन चुका है रेक्टेंगल, है ना। अब मुझे कोई बताना चाहेगा कि रेक्टेंगल में खास बात क्या होगी जो पैरेललोग्राम से अलग होगी, है ना। ये है आर बार, ये है स्मॉल आर बार, तो इसमें क्या होगा ना, रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो स्मॉल आर बार और कैपिटल आर बार दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, और वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दिख भी रहा होगा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा, और इस वाले में भी देख सकते हो कि बी, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला से भी दिख रहा है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखना ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -2ab कॉस ऑफ थीटा। बट इन दोनों के लिए तुम्हें एक चीज साफ साफ दिख रही होगी, यहाँ पर थीटा जो है ना, वो 90 डिग्री हो गया है ना। 90 डिग्री यानी कि कॉस 90 डिग्री क्या होता है भाई, कॉस 90 डिग्री होता है तुम्हारा 0। तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो केवल यही आंसर देगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम से भी दिखता है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो रेक्टेंगल की ये खास बात हो गई, पहली चीज। अब इसमें tan अल्फा पूछ ले, तो वो हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन 90 एक्चुअली मैं कर देता हूँ, अपॉन ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा सिंपली बी बाई ए, क्योंकि ये हो जाएगा 1। तो tan अल्फा बी बाई ए, और वो वैसे भी दिख रहा है, ये बनेगा ना अल्फा, तो बी बाई ए ही बनेगा, ये तो 90 डिग्री तो है ही, और ऑटोमेटिकली तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल। ये एबीसीडी अगर मैं बनाऊं, तो ये एबीसी जो तुम्हारा ट्राइंगल बना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है, तो वैसे ही दिख रहा है tan अल्फा बी बाई ए। और सिमिलरली अगर ये वाला एंगल पूछ ले जिसको तुम बोलते हो बीटा, तो यहाँ पे भी तुम्हें tan बीटा भी बी बाई ए ही दिख रहा होगा, है ना। और फॉर्मूले में रख के देख लेना, यही मिलेगा। सॉरी, सही बनाया है मैंने, कहाँ, तो सही है। उह, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है।
tan बीटा बी बाई ए, tan अल्फा बी बाई ए। हाँ, ओए सॉरी, बीटा गलत बना दिया ना, ये थोड़ी बीटा है। सॉरी सॉरी। अबे यार, क्या हो रहा है? तो बीटा एक्चुअली में क्या है, ये इसी ए प्लस बी का एंगल विद बी, है ना? यानी कि ये वाला बीटा है, मैं वहाँ गलत बना दिया, सॉरी। है ना? ये बनेगा बीटा। ठीक है, इसको सही कर लेना। ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। तो वैसे भी दिख रहा है बीटा 90 माइनस अल्फा होगा, या फिर अगर तुम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखोगे, ये ए सी डी वाले ट्राइंगल में, इस वाले में, तो तुम्हें दिख जाएगा सिंपली ए बाई बी बनेगा। ठीक है, वो बी बाई ए नहीं बनेगा, ए बाई बी बनेगा। अगर ऐसी कहीं मिस्टेक ऊपर भी हो गई हो तो यार देख लेना एक बार, वैसे मेरे ख्याल से हुई नहीं है, ये यहीं पे हो रही थी। ठीक कर दिया। वो कभी कभी हो जाती है, इतने सारे एंगल है ना इसमें, एक फिगर में दिखाने के चक्कर में थोड़ा हो जाता है कभी कभी। चलो ठीक है, अब तो सही है, tan बीटा ए बाई बी। जो हमने यहाँ बना दिया था ना, ये एक्चुअली में डेल्टा है भाई। डेल्टा क्या है तुम्हारा? ए माइनस बी का एंगल विथ ए। ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें तो मैं बता सकता हूँ, ये स्पेशल केस है। अब एक स्पेशल केस और होता है यहाँ पर, जो बहुत पूछा जाता है कि इक्वल वेक्टर्स हो अगर, है ना? अगर इक्वल वेक्टर्स हो, यानी कि ये है हमारा एक वेक्टर ए बार, दूसरा जो वेक्टर है ये भी ए मैग्नीट्यूड का ही है ना? बी बार, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, है ना? और इसको मैं कुछ लेंथ बता देता हूँ, कुछ के बोल देता हूँ, ठीक है? या ए ही बोल देता हूँ, चलो ए बोल देता हूँ। दोनों का मैग्नीट्यूड ए ही है, ठीक है? तो ये हो गया, है ना? तो ए लेंथ का ये भी वेक्टर, अब जब मैं इसको इस तरीके से अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूँ, है ना, इस तरीके से, या चलो छोड़ो, है ना? तो अगर ऐसा दिया हुआ है, इस तरीके का दो इक्वल लेंथ के वेक्टर ऐड करे हुए हैं, है ना, यानी कि इसका भी लेंथ मैग्नीट्यूड इसका भी ए है, और मैग्नीट्यूड इसका भी ए है ना? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो होगा अंडर रूट ऑफ पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे, बी का मैग्नीट्यूड भी ए ही है, तो ए स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्लस टू ए ए कॉस ऑफ थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है? क्या मैं इसको ए बार ही बोल सकता था? नहीं, क्योंकि ए बार तो अलग चीज हो जाएगी। ए बार तभी बोल सकता हूँ जब डायरेक्शन भी सेम हो, बट इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, बट लेंथ दोनों की ए ही है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिखूंगा मैं अंडर रूट ऑफ टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ टू ए स्क्वायर कॉमन लेकर के वन प्लस कॉस थीटा। और वन प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये दो फॉर्मूले तुम्हें बहुत फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, अभी तुम रट लो अगर नहीं पता है, बाकी तुम इसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना? और वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये फॉर्मूले तुम रट सकते हो, इनका तुम्हें यूज आएगा। तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे, टू ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब जो जो बाहर निकल रहा है निकाल लो, तो टू इंटू टू, टू का स्क्वायर भी है तो टू बाहर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर है ए बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू है तो कॉस थीटा बाई टू बाहर आ जाएगा। ये होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, है ना? तो मतलब ए भी कुछ भी मानो, दोनों का मैग्नीट्यूड ए था, तो उस मैग्नीट्यूड टू ए कॉस थीटा बाई टू, ये होगा मैग्नीट्यूड। अब तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ करूँ ऐसा, ये बनेगा ना रिजल्टेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा टू ए कॉस ऑफ थीटा बाई टू, और ये जो एंगल बनाएगा अल्फा, ये जो अल्फा एंगल बनाएगा ये सिंपली थीटा बाई टू होता है, ठीक है? बाकी तुम फार्मूला में भी रख के देख सकते हो कि tan अल्फा इज इक्वल टू, जिसके साथ एंगल चाहिए, जैसे इसके साथ ए के साथ एंगल चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो अब ये थीटा बाई टू कैसे हुआ अभी देख सकते हो। साइन थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें बताओ साइन टू थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ
कि 2 थीटा की जगह मैं अगर कुछ यहाँ पर रख दूं थीटा, है ना, मतलब 2 थीटा की जगह मैंने अगर यहाँ पर थीटा रख दिया, ध्यान से रखना कि 2 थीटा की जगह मैंने थीटा रख दिया, यानी कि सब जगह 2 से डिवाइड कर दिया एंगल, तो ये मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यही मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ये भी हम बहुत यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर। बाकी ये तुम्हें धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तो तुम्हें सारे पढ़ाए जाएंगे मैथ्स में, मेरे ख्याल से तुमने पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि मैथ्स में कई जगह पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई लोड नहीं है, अभी तुम यहाँ से देख सकते रट सकते हो कि ये मैथ्स का पार्ट है, और फिर तुम्हें अपने आप ये बाद में बता दिया जाएगा। अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से तुम देख सकते हो, पहली बात, ये कॉस एक स्क्वायर से कट जाएगा और ये 2 2 से कट जाएगा, तो ये आएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, यानी कि टेन थीटा बाई 2, और इधर था टेन अल्फा। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2। तो ये भी दिख रहा है, और वैसे भी दिख रहा है इक्वल एंगल जो है उनका रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर पर होगा, थीटा बाई 2 पर। तो यहाँ से अपने को क्या रिजल्ट मिला, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, कि हमारे पास अगर दो वेक्टर है इस तरीके के, ये इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है ना, नाम अलग अलग है, लेट से ये ए बार है, ये बी बार है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा 2a कॉस ऑफ थीटा बाई 2। थीटा क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल, और ये कितने एंगल पर होगा, किसी भी एक के साथ, ये बिल्कुल बाइसेक्टर पर होगा, तो ये एंगल भी थीटा बाई 2 बोल सकते हो, और ये एंगल भी थीटा बाई 2 बोल सकते हो, तो एकदम बाइसेक्टर पर होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2a कॉस थीटा बाई 2। तो ये भी स्पेशल केस है, इसका भी बहुत यूज आता है, डायरेक्टली यूज करके तुम उसको बहुत जल्दी से कर सकते हो। बाकी नहीं पता तो तुम वही सिंपली फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, फिर उसमें a इक्वल टू बी पुट कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये अगर याद रखो तो अच्छा ही है, क्योंकि इसका बहुत यूज आता है, ठीक है। चलो भाई, अब तुम्हारा इसके साथ एडिशन ऑफ वेक्टर की थ्योरी फाइनली कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें थ्योरी बचती नहीं, इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो अब हम देखेंगे उन क्वेश्चंस को, और उसके बाद फिर हम अपनी आज की क्लास को करेंगे एंड। चलो, तो यार आगे बढ़ते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, ठीक है, तो पॉज करके पहले ट्राई करो। तो इसमें बोल रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए बार एंड बी बार परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए बार। तो दो वेक्टर थे ए और बी, और उनका जो रिजल्टेंट है, यानी कि ए प्लस बी, है ना, रिजल्टेंट मतलब वही हुआ, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू ए। अच्छी बात है, ठीक है। तो ये रहा, एंड इट मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जो रिजल्टेंट है वो पहली बात तो ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड का आधा है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो लेटस से हमारा ए वेक्टर कुछ इस तरीके का है, मैं ऐसा बना बना लेता हूँ, है ना, और जो रिजल्टेंट होगा वो ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर रहा होगा। तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का मैंने बना लिया, ए के टेल से कुछ परपेंडिकुलर वेक्टर मैंने बना लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर ये गिवन है ना कि रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू ए है, तो ये हो गया ए प्लस बी। और रिजल्टेंट ये मैंने ए के टेल से ही क्यों बनाया है, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा तुम भी जानते हो कि पहले के टेल से आखिरी के हेड की तरफ होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, है ना, ये इस तरीके का, ये हो गया, है ना, ये। तो बी वेक्टर तुम्हारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, अपने आप फिगर से ही समझ में आ रहा है भाई, इस तरीके का। तभी तो ए प्लस बी ऐसा बनेगा, क्योंकि बी ऐसा होगा तभी तो। ए के हेड से बी का टेल, फिर बी के हेड, ये रहा, और पहले के टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट तो ये रहा, ठीक है। अब अपने पास एक इन्फॉर्मेशन है कि जो बी का मैग्नीट्यूड है, लेट से इसको मैं बोल देता हूँ कुछ स्मॉल बी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये कितना होगा, बी बाई 2 हो जाएगा। ये गिवन है ना, मैग्नीट्यूड इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है भाई। तो आपने बताना एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, क्या एंगल बिटवीन ए एंड बी ये हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि ये ए का हेड और बी का टेल है। एंगल के लिए या तो दोनों के टेल्स अटैच करो या तो दोनों के हेड अटैच करो। तो मैं ए को एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ एक और आगे, ये हो गया ए वेक्टर। तो ये जो आंसर होगा, ये जो एंगल होगा, ये अपना आंसर होगा थीटा। ये अपने को चाहिए कि ए और बी के बीच का एंगल ये थीटा होगा, ठीक है। अच्छी बात है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या, जो हमने यहाँ पर जो आंसर नहीं है, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इस पाई माइनस थीटा, इस ट्राइंगल के लिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अगर मैं लिखना चाहूँ, सीधे से दिख रहा है ये बी बाई 2 अपॉन बी, तो ये हो जाएगा बी बाई 2 अपॉन बी, ये हो जाएगा 1/2, है ना।
साइन किसका हाफ होता है भाई? साइन 30 डिग्री का आधा होता है, सॉरी कॉस 60 हाफ होता है, साइन 30 हाफ होता है ना? तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री को हम इसलिए लिख सकते हैं पाई बाय 6, है ना? तो यहाँ से समझ में आया कि पाई माइनस थीटा जो है हमारा वो पाई बाय 6। इसका यही एक आंसर नहीं, और भी बहुत सारे आंसर सकते हैं, बट एक्यूट एंगल यही एक होगा, और हमें फिजिक्स में केवल एक्यूट एंगल, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हमें दिख रहा है कि हमें एक्यूट एंगल से मतलब है। तो बस बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना तुम जानते ही होगे, मैथ्स में पढ़ाया जाता है, बाकी तुम वहां पढ़ोगे ही, ठीक है? तो ये हो गया। तो यहाँ से थीटा का आंसर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? कॉस 60 हाफ होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, साइन 30 √3/2 होता है, नहीं साइन 30 हाफ होता है, हाँ, और साइन 30 हाफ होता है, सही है। 30 यानी कि पाई बाय 6, अच्छा है। तो आंसर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6 यानी कि 5 पाई बाय 6, यानी कि वैसे भी तुम सकते हो 150 डिग्री। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ए और बी के बीच का एंगल ये अपना पूछा था, वो आएगा 5 पाई बाय 6 या फिर 150 डिग्री। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। Two forces of unequal magnitude simultaneously act on a particle making an angle theta equal to 120 डिग्री। तो दो फोर्सेस हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड की, जिनके बीच का एंगल है 120 डिग्री विद ईच अदर। इफ वन ऑफ देम इज रिवर्स द एक्सेलरेशन बिकम √3 टाइम, है ना? अच्छा, फोर्स m इंटू ए होता है, ठीक है? तो ये तुमने वैसे 9 10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ लो कि एक्सेलरेशन √3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि फोर्स भी √3 टाइम्स हो रहा है ना? वही बात है, फोर्स भी √3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है? मतलब नेट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी √3 टाइम्स हो रहा है, बस यही है। चलो, ये हो गया। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ठीक है? तो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, तो लेट से पहला फोर्स है ये, मैं थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना? इस तरीके का मेरा पहला फोर्स है F1, और दूसरा फोर्स इस तरीके का है, और ये दोनों बना रहे हैं कितना एंगल? 120 डिग्री, है ना? ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आया, मॉड ऑफ, एक मिनट रुकना, है ना? इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, अलोंग द पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो F1 बार प्लस F2 बार, ठीक है? अब ये कह रहा है अगर मैं इस F2 को रिवर्स कर दूं, यानी कि F2 को रिवर्स कर दूं इस तरीके से, माइनस F2 कर दूं, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, अब देखना रिजल्टेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम का डायगोनल ऐसा, F1 बार माइनस F2 बार। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, तो जो मेरा F1 बार माइनस F2 बार बना है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दिस इज √3 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड जो कि पहले फर्स्ट वाले केस में था, इस केस में, यानी कि F1 प्लस F2 का इज इक्वल टू √3 टाइम्स, एक बार लिखना, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बार प्लस F2 बार। तो ये चीज अपने को गिवन है। तो अब पूछा क्या है? पूछा है अपने से कि F1/F2 क्या होगा, ये बता दो, रेशियो ऑफ द फोर्सेस। चलो, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो F1 और माइनस F2 का मॉड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर, या एक काम करूं, पहले दोनों तरफ स्क्वायर ही कर लूं, ठीक है? स्क्वायर ही कर लेता हूँ। तो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मुझे मिलेगा F1 - F2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2, और इनके बीच का एंगल कितना था? ये 120 डिग्री, ए सॉरी, हाँ, कॉस ऑफ 120 डिग्री। अरे यार क्या हो रहा है? ठीक है, इज इक्वल टू √3, नहीं अब तो 3 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दिया, और अंदर आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब बात करते हैं ये कॉस ऑफ 120 डिग्री। तो कॉस ऑफ 120 डिग्री जो है वो मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई माइनस 60 डिग्री, ऐसा, यानी कि 180 - 60 डिग्री, तो भाई, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस यानी कि कॉस ही रहेगा, ठीक है? बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री। ये हम बात कर चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में। तो ये बन जाएगा -½ इसको अपन यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से बनेगा अपना F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
ये माइनस हाफ रख दूं तो ये बन जाएगा प्लस F1 F2। ये कैसे बना पता है ना, यहाँ पे माइनस हाफ रखा है इसको, इज इक्वल टू 3 इंटू ये बनेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2। ये कैसे बना, माइनस हाफ, प्लस नहीं माइनस, सॉरी, क्योंकि वो माइनस है ना, ये बन गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3F1 स्क्वायर और इस F1 स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ राइट साइड में, तो इधर मैं लिख सकता हूँ 2F1 स्क्वायर, इसको माइनस किया ना राइट में ले जाके, ये 3F2 स्क्वायर माइनस ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2F2 स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, और ये F1 F2 इधर एक है, इसको इधर ले आते हैं, इक्वल टू 2F1 F2, ऐसा बोल सकते हैं। पहले तो 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा F1 F2, नहीं ये सही किया है मैंने, सॉरी ये 4F1 F2 बनेगा ना, कैसे, ये 3F1 F2 है ना, 3 इंटू F1 F2, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो यही किया है, तो 2F1 F2, अब ये 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2F1 F2 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब अपने को यहाँ से ये मिल गया, लेकिन अब इससे अपने को चाहिए क्या, F1/F2 चाहिए, तो क्या किया जाए भाई, एक पेज ऐड करते हैं, तो F1/F2 चाहिए, तो उसके लिए क्या करूं, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं F2 स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई F2 स्क्वायर, तो उससे क्या होगा ध्यान से देखना, ये बनेगा 2F1 F2/F2 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर बाई F2 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर बाई, सॉरी, प्लस F2 स्क्वायर बाई F2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये बनेगा तुम्हारा 2F1/F2 इज इक्वल टू F1/F2 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं F1/F2 को कुछ मान लूँ, F1/F2 को मैं अगर x मान लूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये लिखा है 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 सिंपली x-1 का होल स्क्वायर लिखा है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ गया, x का मतलब क्या है, F1/F2, तो अपना आंसर आ गया F1/F2 इज इक्वल टू 1। सिंपल, यही अपने को करना था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, जो पूछा है बस वैसे का वैसे ही अपने को लिखते जाना है, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, फिगर तो मैंने समझाने के लिए बना दिया, ना भी बनाते तो तुम केवल इन्फॉर्मेशन पे जा सकते थे कि F1 - F2, मतलब एक को पलटा तो F1 - F2 हो जाएगा, और अगर सेम ही रखा तो F1 + F2 था, तो F1 - F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो √3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, यानी कि F1 + F2 का √3 टाइम्स हो जाएगा, ये अपन ने यहाँ पे लिखा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, ठीक है, फिर cos 120 निकाला यहाँ से, फिर इसको अपन ने पूरा सिंप्लीफाई किया, तो इस तरीके का इक्वेशन बना। फिर हमें यहाँ देख करके समझ में आया कि अगर हाँ हम F2 स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो अपने सारे टर्म F1/F2 टाइप के आ जाएंगे, तो इस तरह की इक्वेशन बनी। फिर F1/F2 को x रख लो, फिर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। वैसे तो 2 वैल्यूज आनी चाहिए थी, बट ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसलिए 1 ही आ गई आंसर। ठीक है, तो F1/F2 की वैल्यू तुम्हें यहाँ से 1 मिल जाएगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो। ओह, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को यार। इसे बोला जाए रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार इज आर बार, और अगर क्यू बार को डबल कर दें तो आर बार डबल हो जाएगा, तो यानी कि पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आर बार का मैग्नीट्यूड पहली बात क्या होगा तुम्हारा, यानी कि आर बार का मैग्नीट्यूड, तो एक चीज समझ लो, एक कन्वेंशन यूज करूंगा, पी बार का मैग्नीट्यूड यानी कि पी, क्यू बार का मैग्नीट्यूड यानी कि क्यू, आर बार का मैग्नीट्यूड यानी कि आर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आर बार का मैग्नीट्यूड यानी कि आर हो जाएगा, या ऐसे लिख लूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इनके बीच का जो भी एंगल होगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, पी और क्यू के बीच का एंगल है ये। चलो, अब ये बोल रहा है कि अगर क्यू को डबल कर दूं, है ना, क्यू की जगह अगर मैं 2q रख दूं, तो आर भी डबल हो जाएगा, तो आर की जगह भी 2r हो जाएगा। इसी इक्वेशन में जरा करके देखो, तो आर की जगह 2r हो जाएगा, यानी कि लिख सकता हूँ मैं 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और क्यू को भी डबल कर दिया तो ये 4q स्क्वायर, और यहाँ पर 2 + 2 × p × 2q कॉस ऑफ थीटा, यानी कि मैं सिंपली इसको 4pq cos थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप स्किप कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तुम्हें। बस मुझे क्या किया है, मैंने q की जगह 2q और r की जगह 2r रख दिया, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो पहली इक्वेशन अपने पास ये बनी, दूसरी इक्वेशन अपने पास ये बन गई।
फिर एक इन्फॉर्मेशन और दिया, अगर क्यू को मैं रिवर्स कर दूं तो आर अगेन डबल हो जाएगा। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि मैं क्यू की जगह अगर माइनस क्यू कर दूं तो आर अगेन 2r बन जाएगा। ये भी करके देख लेते हैं, पहली इक्वेशन में ये चीज पुट करके देखो। पहली इक्वेशन में करना, सेकंड में मत कर देना, ध्यान रखना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। तो अगर ऐसे लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी आर तो डबल हो गया ना, तो 4r² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और क्यू की जगह माइनस क्यू रखूंगा तो स्क्वायर तो फिर भी वही रहेगा, तो प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू का स्क्वायर भी क्यू स्क्वायर ही रहेगा, -2pq कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसी इक्वेशन में ये अपनी बनी थर्ड इक्वेशन। तो अपने पास अब तीन इक्वेशन बनी। पहली इक्वेशन है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है 4r², ये वाली, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हाँ, प्लस 4pq कॉस ऑफ थीटा, सॉरी पी स्क्वायर प्लस 4q² है एक्चुअली ये। और तीसरी इक्वेशन ये 4r² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq कॉस ऑफ थीटा। चलो, अब इनसे अपने को कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके आंसर निकालना है। देखते हैं भाई, है ना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अपने को चाहिए क्या यहाँ से, P/Q/R। देखते हैं भाई, तो कुछ जुगाड़ करते हैं। तो एक चीज तो मेरे को दिख रही है यहाँ से, सिंपली सिंपली कि मैं R को एलिमिनेट कर सकता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर इक्वल कर दूं, 4r² है दोनों साइड, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इनको अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ध्यान से देखो, पी स्क्वायर प्लस 4q² प्लस 4pq कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, 4q² माइनस, ये इसको इधर ले आएंगे तो ये लिख सकते हैं 3q² इज इक्वल टू -6pq कॉस ऑफ थीटा, है ना। ऐसा लिख सकते हैं अपन। सही लिखा है ना। ठीक है, तो q को हम यहाँ से लिख सकते हैं -2p कॉस थीटा। अच्छी बात है भाई, है ना। अच्छी बात है, चलो। हाँ, सही लिखा है। चलो, अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं 3 इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा LHS, देखो 4r² है, उधर r² है, तो 3r² मिलेगा। 3r² इक्वल टू, अब यहाँ से अच्छी बात क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, -2pq cos थीटा -2pq cos थीटा, तो -4pq cos थीटा हो जाएगा, 4pq cos ऑफ थीटा हो जाएगा। चलो, तो एक इक्वेशन अपने को ये मिली, और एक हम ये कर सकते हैं, 2 और 3 का यूज कर लिया, 1 और 3 का यूज कर लिया, 1 और 2 का यूज नहीं किया ना, तो 1 और 2 का यूज करते हैं। तो एक काम करता हूँ, 2 - 1 करूंगा अगर मैं, तो मुझे कुछ मिलेगा क्या, 3r² इक्वल टू 3q², ऐसा कुछ मिलेगा। देखते हैं, q² इक्वल टू -2p cos थीटा मिला है मेरे को। इसको यहाँ रख के देखूं क्या कुछ मिलेगा। एक काम कर सकता हूँ, 3r² इज इक्वल टू -4p इंटू -2p cos थीटा इंटू cos थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा 8p² cos² थीटा, 3r²। तो यहाँ से मैं एक चीज लिख सकता हूँ ना, अगर दोनों साइड में वो कर दूं, 3r² ये, और यहाँ से मैं q² लिख लूँ, q² है अपना 4p² cos² थीटा, 4p² cos² थीटा, ठीक है, यहाँ से लिखा है q इक्वल टू -2p cos थीटा है। तो अगर मैं r² अपॉन q² करूँ, तो यहाँ इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो मुझे मिलेगा 3r², एक मिनट ध्यान से देखना,
3r² अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ये पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3r² इज इक्वल टू 2q²। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं √3r इज इक्वल टू √2q, है ना। और इसको मैं बोल देता हूँ k। ठीक है, √3r इक्वल टू √2q इक्वल टू k। ठीक है, अच्छी बात है। अब q²r², p के लिए अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन हमने कंबाइन कर ली, फर्स्ट और सेकंड कर ली, सेकंड और थर्ड का यूज करते हैं। तो सेकंड और थर्ड का अगर, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, नहीं, हाँ सॉरी, फर्स्ट और थर्ड यूज कर ली, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड यूज कर ली, फर्स्ट और सेकंड यूज करते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं यूज करूँ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ध्यान से देखना, तो मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करने जा रहा हूँ अब। ठीक है, ध्यान से देखना, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट में मुझे क्या मिलेगा, 4r² माइनस r² यानी कि 3r² LHS में मिलेगा, इज इक्वल टू, इधर मुझे मिलेगा p² चला जाएगा, 3q² प्लस 2pq cos थीटा, 3q² प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं r को रख सकता हूँ k/√3, है ना। जैसे मैं ये k/√3 रखूंगा, तो यहाँ पे रखता हूँ, ये हो जाएगा 3 इंटू k/√3 का स्क्वायर, यानी कि k²/3 इज इक्वल टू, q की बात करेंगे तो q को मैं k/√2 लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू q²/2 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, q को मैंने k/√2 लिखा है, क्योंकि यहाँ से लिखा है। ठीक है, r इक्वल टू k/√3, q इज इक्वल टू k/√2, तो ये मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, q इज इक्वल टू k/√2, तो q², इसको मैं k²/2 लिख सकता हूँ, ये k/√2 का स्क्वायर किया है, प्लस 2pq cos थीटा। तो ऐसा लिख सकता हूँ, p इंटू 2q cos थीटा। क्या करूँ, अच्छा एक चीज हम यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये हम यूज कर सकते हैं, 3r² इक्वल टू -4pq cos थीटा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सही, -3r²/2 इज इक्वल टू 2pq cos ऑफ थीटा। तो 2pq cos ऑफ थीटा को मैं यहाँ पे -3r²/2 लिख सकता हूँ, और r² को मैं यहाँ से सीधे के वही लिख सकता हूँ, तो ये इसको लिख सकता हूँ मैं 3k²/3 इज इक्वल टू 3k²/2 -3/2, और के r² की वैल्यू मैं फिर यहाँ से रख दूँ कि k/√3 का स्क्वायर, यानी कि k/3 ऐसा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है ना, और एक p से मल्टीप्लाई भी था। अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, रुक जाओ, अपन आंसर तक पहुंच गए हैं, ये 2pq cos थीटा का कुछ करना पड़ेगा। हम्म, नहीं, 2pq cos ऑफ थीटा, यार cos थीटा नहीं चाहिए था ना, तो इन दोनों से अगर अपन cos थीटा एलिमिनेट कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो 2 माइनस, नहीं यार, अच्छा एक चीज और भी कर सकते हैं ना, ये छोड़ो, 1 और 3 यूज करते हैं, ये वाला हटा दो। ठीक है, ये वाला पूरा हटा दो। ठीक है, मेरे को cos थीटा नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ये मिल चुका है कि r इक्वल टू k/√3, ये चीज अपने को मिल चुकी है कि अगर इनको k रखते हैं तो r इक्वल टू k/√3, q इक्वल टू k/√2, अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज कर सकता हूँ, कि मुझे एक चीज दिखी अभी कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, है ना, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखना ध्यान से। LHS में मिलेगा r² प्लस 4r² यानी कि 5r² इज इक्वल टू, इधर मिलेगा मुझे p² में ऐड होगा p², 2p² और q² में ऐड होगा q², 2q², और ये दोनों कैंसिल आउट, 2pq cos थीटा माइनस 2pq cos थीटा कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा 2p² प्लस 2q²। बहुत बढ़िया भाई, तो 5 r की वैल्यू में यहाँ से रखूंगा क्या, ये k/√3 का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ k²/3, 5k²/3
इज इक्वल टू 2p² प्लस 2 क्यू की वैल्यू रखूंगा k/√2 यानी कि k² 2, तो ये कैंसिल आउट। तो 2p² की वैल्यू मिलेगी 5 k² 3 माइनस k², तो ये बनेगा अपना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा सा पेजेस और ऐड करने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा लंबा चला गया मेरे ख्याल से, थोड़ा जल्दी हो सकता था अगर हमने इक्वेशंस को प्रॉपरली मैनेज किया होता तो ये वाले क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, 3 इक्वेशन वाले में ऐसे जेई में नहीं आएंगे, बट फिर भी चलो ठीक है, अब आंसर तक पहुंच ही रहे। इसका इजी मेथड हो सकता है, तुम अपने आप से ट्राई करना, हो सकता है तुमसे जल्दी हो जाए, है ना। तो ये आएगा p² = 2k² 3, तो यहाँ से p² = k² 3 यानी कि p = k/√3, तो ये अपने को मिल जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो इन इक्वेशन को थोड़ा सा प्रॉपर मैनेज करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। तो p आया k/√3, ठीक है, q है k/√2 और r है k/√3। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि p इज टू q इज टू r जो होगा वो होगा 1/√3 इज टू 1/√2 इज टू 1/√3, है ना। अब इस पूरे को √6 यानी कि इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √2 ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा √2 इज टू √3 इज टू √2, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत लंबा चला गया, ये अपन ने इक्वेशंस को थोड़ा प्रॉपर मैनेज नहीं करा, ठीक है। तो इसको तुम अपने आप से ट्राई करना, हो सकता है जल्दी हो जाए, और अगर जल्दी हो जाए तो मेरे को सॉल्यूशन पोस्ट करना कि तुमने कैसे किया, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का है, तो इसको मैं कल तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ये होमवर्क है, और एक क्वेश्चन और है तुम्हारा इसके नीचे। ये क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, ये एक और होमवर्क है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो। तो कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई होप तुमने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों तुम्हारे होमवर्क है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें जितना बताया शायद समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पे तुम्हें वो डाउट आया था। इसके अलावा तुम टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। तो यार आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इस सीरीज को अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो एक कॉमेंट में हार्ट जरूर ड्रॉप करना यार। इसके अलावा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने स्ट्रैटेजी कंटेंट अपने नए चैनल नकुल सक्सेना IIT BHU पर शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी अमेजिंग गाइडेंस और स्ट्रैटेजीज मैं देते रहता हूँ। तो अगर तुम्हें मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, तो उस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। लिंक तुम्हें उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम है नकुल सक्सेना IIT BHU, और उस पर मैंने तुम्हारे लिए डिटेल्ड बैकलॉग वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, जिसमें मैंने तुम्हारे साथ पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस की है कि तुम कैसे अगले 3 महीनों के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पूरा बैकलॉग खत्म कर सकते हो, और बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी 12th स्टार्ट कर सकते हो, और 11th को वेस्ट होने से बचा सकते हो। तो वो वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम जरा भी सीरियस हो 11th का बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए तो वो वीडियो जरूर देखना यार। तो मिलते हैं यार फास्ट ट्रैक के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग।